ये रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भोग, एक व्यक्ति पहले अपने लिए स्पष्टता चाहता है कि क्या भोग है क्या नहीं है। तो दर्शन उपयोग उपभोग है ना, इसके साथ बहुभोग और अतिभोग चार शब्द दिए दर्शन में। जो वैध रूप में भोग है, उपभोग मूल्य भी एक होता है, एक उपयोग मूल्य भी होता है वस्तु का। साथ में उपभोग भी एक मिनट सॉरी, हाँ सॉरी, ये कभी कुरियर वाले का फोन आ जाता है। तो सही उपभोग किस में होगा? तो भोगने की एक तो वस्तुएं क्या क्या है। एक तो शरीर को ही भोगना, एक अडल्टहुड में आके इसकी कामना प्रत्येक मानव में होना सहज है, और उसका सही स्वरूप बताया है सामाजिक नियम में या चरित्र में, स्वनारी और स्वपुरुष की सीमा में। जब तक एक व्यक्ति उसके सीमा में है और परस्पर समान है, तो वो भोग नहीं माना जाएगा। एक दूसरा, जो वस्तुओं को भोग रहा है वो स्वयं के उपार्जन से भोगा है, मतलब प्राप्त है, और वो उसको परिवार की सीमा में उसका उपभोग कर रहा है, तो वो भी ठीक है। अब दर्शन जिसको स्वधन कहता है, वो अपने में एक बड़ी चर्चा है। परंतु आज के दिन में यदि हम देखें कि समाज से मान्यता प्राप्त, आपके परिवार परंपरा में मान्यता प्राप्त, तथा जिस संविधान के आप तहत हैं आज के समय, इसमें मान्यता प्राप्त विधि से जो भी धन संपत्ति आपके पास है ना, कुछ परिवार विधि से प्राप्त होगा, कुछ आपने कुछ उपार्जन किया, इससे जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उसका मूल्य, उचित मूल्य उस समय समाज में जो भी स्वीकृत है, उसका उचित मूल्य देकर हम जो भी प्राप्त करते हैं, ये सारा फिर वैध माना जाएगा। ये फिर मतलब बहुभोग में नहीं आएगा या अतिभोग में नहीं आएगा। ये एक बड़ी रेखा है जो दर्शन देता है। तो सामान्य रूप से जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य को लेंगे, और इसके पहले मैंने ये भी कहा था कि इसके दो भाग है। एक तो जीवन और शरीर में भेद में स्पष्टता, मतलब हमारी कितनी आवश्यकताएं शरीर के साथ कुछ क्रियाकलाप करने से पूरी हो रही है, या कितना मेरा उस पर निर्भरता है ना, दिन में कितने बार मेरी निर्भरता है कि शरीर को कुछ करके मुझे अच्छा लगे। ये एक मोटा रेखा है पहचानने के लिए, और ये अंत तक रहेगा। अंत तक का मतलब अनुभव तक। अनुभव में ही जाके जीवन को शुद्ध रूप में, या अनुभव के पहले बोध यदि मानेंगे, जीवन बोध एक स्थिति आती है इस जागृति के क्रम में, उसमें जाके अंततः ये स्पष्टतया हो जाता है कि ये जीवन की आवश्यकता बिल्कुल अलग है और शरीर की आवश्यकता बिल्कुल अलग है। तो हमारी उस पर निर्भरता खत्म हो जाती है, जिसको हम कहेंगे जड़ की आस्वादन अपेक्षा। और बिल्कुल स्टार्टिंग में देखेंगे, ये एकदम उसका लास्ट पॉइंट है। और बिल्कुल प्रारंभ में देखेंगे तो सामाजिक नियम के सीमा में जीना। तो शरीर का भोगना किस अर्थ में होगा? यौवन पीड़ा से निवृत्ति के अर्थ में। और बाकी जो पदार्थ है उसका उपलब्धि कैसे होगा? वैध विधि से। और वैधता के तीन हमने मापदंड बनाए। एक है कि जो सामाजिक नियम के तहत हो, मतलब समाज में स्वीकृत नियम, आप जिस समाज में उस समय है। जैसे अभी भारत में हम लोग 2022 में भारत में है, कोई महाराष्ट्र में, कोई है ना, कोई दिल्ली में, जहां भी है, झारखंड में, कोई कोई बंगाल में है, तो वहां की समाज की जो नियम है उसकी मान्यता प्राप्त। दूसरा, आपके परिवार में, परिवार परंपरा में किन्हीं चीजों को मान्यता प्राप्त होगी, किन्हीं चीजों को मान्यता प्राप्त नहीं होगी। किन्हीं किन्हीं घरों में दारू बनाकर बेचना वैध माना जाएगा, किन्हीं किन्हीं घरों में उसको बताया जाएगा कि ये खराब। तो प्रत्येक परिवार की एक सभ्यता, एक संस्कृति है, उसके अनुसार हम चलते हैं, उसके अनुसार हमारी मान्यता बनी रहती है। और जो बड़ा लाइन है वो है संविधान। आप जहां पर रहते हो वो संविधान क्या कहता है। जैसे हम सभी लोग भारतीय संविधान के तहत हैं, उसमें क्या वैध पैसा है, क्या अवैध है, ये लिखा है। तो आपने जुआ खेला, घर पे जुआ खेला, ये
अवैध है। 4 लोग मिलके खेलते हैं, उसको सरकार देखने को तैयार नहीं। आप ऑर्गेनाइज विधि से जुआ खेलेंगे, सरकार कहेगी ये गलत है। आप बिना लाइसेंस का दारू बेचेंगे, वो कहेगी गलत है। आप सरकार को पैसा देके, लाइसेंस फी देके दारू बेचोगे, वो कहेगी सही है। तो संविधान की जगह हमारे जैसे संविधान में बहुत सारी छूट है ना। तो आप स्टॉक मार्केट में जुआ खेलेंगे, वो वैध है। आप अनऑफिशियली एक स्टॉक मार्केट खोलेंगे, वो अवैध है। मतलब इसका अधिकार सरकार के पास है। यही चीज सऊदी अरब में यदि हम रह रहे हैं, तो उसकी संविधान की जो मान्यता है अवैध और वैध की, ये बिल्कुल अलग। तो ये कोई सामाजिक नियम के तहत, क्योंकि हम प्रारंभिक रूप में इसको देख रहे हैं, कुछ मोटी चीजें हमको पहचानने में आती है। फिर दूसरा, जब हम अध्ययन में आते हैं, जैसे ये पढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे, आगे समझेंगे, और पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। भैया कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, बहुत बफरिंग है। नहीं, क्लियर आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है। अच्छा, क्लियर आ रही है आवाज। तो अच्छा भाई साहब, आपके यहाँ हो सकता है कि, राजेंद्र जी, आपके यहाँ हो सकता है कि इंटरनेट वो हो। मैं पिछले सप्ताह हमारा कॉल होने के बाद घर में चारों सर्विस प्रोवाइडर के फोन हैं, चारों को लेकर आधा घंटा बैठ के स्पीड टेस्टिंग किया। उसमें से जो चलने वाला फोन है उसको पहचाना, क्योंकि और अच्छा संयोग से ये हो रहा है कि ये इंटरनेट सैटरडे को ही तकलीफ देता है। लगता है सैटरडे शाम को बहुत लोग पिक्चर देखते हैं घर में बैठ के वायर्ड प्रोवाइडर से। ओके, तो थियरी में तो आंसर ये है कि शरीर के लिए आवश्यकता, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता, तथा परिवार में संबंध निर्वाह करने के लिए जो भी आवश्यकता है, ये सारा आवश्यकता के रूप में आएगा। शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता देखेंगे तो ऋषि मुनि के समय भी शरीर स्वस्थ था। अभी हम लोग 100 प्रकार की भोजन करते हैं, उससे भी शरीर स्वस्थ रहता है। परंतु परिवार की आवश्यकता को देखेंगे, जैसे मैं कह रहा था, 100 वर्ष पहले एक परिवार जैसे जीता था, और क्योंकि धरती पर पहले से ही बहुत ही कम भोग में रहने वाले लोग, मध्यम रहने वाले लोग और अत्यंत अतिभोग में रहने वाले लोगों की संख्या हमेशा रही है। ये 3 ग्रेड हमेशा रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। केवल इसकी जो पिरामिड जो ऐसे थी, अब धीरे धीरे ऐसे हो रही है ना। थोड़ा मोटापा बीच में ऐसा बल्ज हो गया है, तो जिसको मिडिल क्लास कहेंगे, या ऐसा बल्ज हो रहा है वो। तो जिसको आज हम गरीब आदमी बोलते हैं, वो 100 वर्ष के पहले के एक राजा से भी अधिक भोग पाता है। उसके पास इंटरनेट है, सेल फोन है ना, कूलर है, फ्रिज है, एसी है। किसी भी राजा के पास ये सारी चीजें नहीं थी। तो कुछ चीजें हमको समझ में आता है कि समय के साथ बदलेगी। जो जीवन और शरीर का जो समझ है, और शरीर की आवश्यकताओं का समझ, ये समय के साथ नहीं बदलेगा। ये 2000 वर्ष पहले भी ऐसे ही था, 2000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही रहेगा। शरीर को जो पोषण की आवश्यकता है, इसको जीवन पहचानता है मानव के रूप में, और उसको पूरा करने के लिए उसके परिवार परंपरा में जो भी चीजें सही माना गया, उसको वो करेगा। जब ज्ञान की, मतलब जैसे भोजन का ज्ञान या जीवन का ही ज्ञान में उतना थोड़ा कमी है, या उतना नहीं हो पाया है, तो क्या करेगा भाई? हम ये देखेंगे कि पहले से हमारे पूर्वज क्या खाते रहे, वो सेफ है, क्योंकि उसको खाने से ये लोग जीवित रहे, और ये लोग बहुभोग अतिभोग में नहीं गए, तो मैं भी उसी को करूंगा। तो यदि आप बिहार के हैं तो लिट्टी चोखा खाएंगे, है ना, नाश्ते में। फिर आप दही चूड़ा खाएंगे। हम इधर है तो पोहा खिचड़ी खाएंगे, ये चलेगा, और इससे शरीर बना रहता है। क्योंकि इसमें मैंने ये भी सुना है, या लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई शरीर को ही स्वस्थ रखना है, तो प्रतिदिन भोजन को बदलने की आवश्यकता क्या है? एक ही प्रकार का भोजन खाओ, रोज पोहा खाओ, प्रतिदिन पोहा खाओ। परंतु वो बहुत ही थियोरेटिकल स्टैंड पॉइंट है, और वो मानव के मौलिकता को नहीं पहचान रहा है। मानव के मौलिकता में आस्वादन एक क्रिया है, उसमें रुचि मूलक आस्वादन एक हम देखेंगे आगे। जो लोग फर्स्ट या सेकंड टाइम शिविर को सुन रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। तो रुचि मूलक आस्वादन में भी देखेंगे तो इंद्रिय सुख एक भाग है। तो ऐसा नहीं है कि हमको जीवन समझ में आ गया तो हमको इंद्रिय सुख बिल्कुल नहीं होगा, होगा। वो शरीर के साथ बना हुआ है मन, तो मन से तो आस्वादन मिलेगा, उसका मूल्यांकन भी होगा।
तो कर्ण सुख होगा, कान से सुनने का सुख। कम से कम क्या बर्दाश्त नहीं होता है कान से, ये तो पता ही चलेगा, है ना। यदि हमने जैसे स्पीकर की साउंड बहुत बड़ी कर दी तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसकी सीमा में रहना। रसेंद्रिय का सुख भी पता चलता है, कुछ खाने के बाद कई बार मीठा खाने का मन करता है, कुछ लोग तीखा खाते हैं, कुछ लोग दोनों खाते हैं, कुछ लोग खट्टा मीठा खाते हैं। ये सारी चीजें बनी रहेगी। हमारे सुख का जो क्वांटम है वो कितना इस पर निर्भर करता है, ये है मुद्दा। भोग और मतलब जीवन शरीर में जो रेखा है, क्योंकि दो फाके में हमने किया था, एक तो परिवार की आवश्यकता भौतिक वस्तुओं की, और दूसरा हमारा स्पष्टता की जीवन शरीर का। तो हमारी जो स्पष्टता है ये क्रमशः बढ़ती जाती है। तो पहले उस पर जितनी निर्भरता थी या हम जितना उसके लिए प्लानिंग करते थे, अभी उतना प्लानिंग नहीं करेंगे। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। मैंने एक बार नागराज जी से पूछा था, बाबा जी जो बोलते हैं हम लोग, कि फिर आसक्ति किसको कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि होने से सुख होता है भौतिक वस्तु, और नहीं होने से दुख नहीं होना, इसका मतलब है आसक्ति नहीं। क्योंकि भारतीय परंपरा में त्याग की एक बहुत पुरानी एक मान्यता और कल्पना रही है। तो फाइनली ये जीवन शरीर का कल्पना वहां ले जाता है कि हम एक लंगोट में आ गए, एक कमंडल रख लिए, दिन में 2 पीस गाजर खा लिया और शरीर चल रहा है। इस टाइप की एक्सट्रीमिस्ट व्यू दर्शन नहीं कह रहा है कि मैं प्रतिदिन केवल खिचड़ी खाऊंगा, है ना, या चाय पर ही जीवित रहूंगा। लोगों ने बहुत सारा प्रयत्न किया है, दर्शन इसको नहीं कह रहा है। और श्रद्धेय नागराज जी का स्वयं का जो जीने का जो लाइफस्टाइल है, डिजाइन है, जिसको कई लोगों ने देखा, इसको कुछ लोगों ने एक संस्मरण के रूप में भी लिखा है ना। अपने स्टूडेंट लाइब्रेरी से कंपाइल्ड बुक से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये जो परिचयात्मक पठन सामग्री दिया है उसमें अबाउट ए नागराज बोल के फोल्डर है, उसमें उनकी जीवन शैली थोड़ी थोड़ी दर्शाती है, ये आपको मिलेगा उसमें। ये जो लिंक दिया है ना परिचय सामग्री, उसमें एक फोल्डर है, मुझे अभी याद आया, अबाउट ए नागराज। उसमें उनकी जीवनी भी है, बायोग्राफी भी है, और साथ में लोगों का संस्मरण भी है, मेमोरीज। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली एक आदमी स्वयं में तय करेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो भोग नहीं है। इसका टेस्ट कैसा होगा? इसका टेस्ट ये होगा कि एक हम जो कर रहे हैं वो शरीर के अहित या स्वास्थ्य बाधक नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं इतना शरीर के साथ केयरफुल हो जाऊं कि पूरे दिन यही सोचते रहूं कि शरीर में ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, अभी प्रोटीन कम हो गया, है ना। वेरिएशन चलता है, ह्यूमन बॉडी इज वेरी रोबस्ट। तो परिवार परंपरा सभ्यता और सामाजिकता के तहत जैसे हम किसी के घर गए, उन्होंने चाय पिलाए तो पी ली, हम कहेंगे नहीं नहीं मेरा आज का चाय का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीना ही चाहिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक उदाहरण। हम यहाँ खड़े हो गए कि मैं चाय पीता है नहीं, तो ठीक है आप मत पीजिए, जिसको पीना पीने दीजिए। क्योंकि एक आदमी चाय पीता है इसके वजह से उसका स्वास्थ्य हो जाएगा, ये कहना कठिन। 100 वर्ष पहले कोई चाय पीता ही नहीं था भारत में। अब बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और 85 तक जीते हैं, बहुत लोग नहीं पीते हैं और 55 में चले जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम शिष्टाचार या सभ्यता में रखेंगे। परिवार में कुछ चीजें हो रही है तो हम उसको करेंगे, है ना। तो ये पूरा जो उत्तर है, जीवन और शरीर की आवश्यकता की स्पष्टता, साथ में समय काल के अनुसार परिवार की मान्यता, और मोटे रूप में सामाजिक नियम, और हमारी स्वतंत्रता के रूप में फिर जीवन ज्ञान, ये 3 भाग में इसको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू। भैया जो अभी आप बता रहे थे तो उसमें मतलब मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रह रहा है कि आप एक बार करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत समझी हूँ तो। मैं अभी समझी कि जैसे भोग को ऐसा बोला है कि शरीर का अहित हो रहा है ऐसा कोई काम करना इस भोग, है ना। मतलब जिसमें शरीर अस्वस्थ रहेगा या फिर शरीर के लिए अच्छा नहीं है ऐसा कोई कार्य करना, या फिर ऐसे कार्य के लिए शरीर को उपयोग में लेना भोग है।
और उसके अलावा नहीं, उसके अलावा वो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? देखिए, वैसे दर्शन में बहुत टेक्निकली देखेंगे ना, उपभोग मूल्य एक शब्द है। एक्चुअली इन चीजों का हम उपभोग करते हैं, है ना। जैसे भौतिक प्राकृतिक जो ऐश्वर्य है, जो प्रकृति में जो चीजें हैं, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम उसके साथ श्रम करते हैं, उसके बाद हम उसका उपभोग करते हैं। सो कंज्यूम करने को एक स्थान दिया है दर्शन में, बहुत टेक्निकली देखेंगे तो कंजम्पशन जिसको बोलेंगे। फिर कंज्यूमरिज्म एक है, भोग, है ना, क्या बोलते हैं, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म को ही बोलते हैं शायद हिंदी में। इसमें हमारी सारी आवश्यकता उसी से पूरी हो जाएगी, ये हम मान लेते हैं, फिर उसको रोटेट करने का प्रयत्न करेंगे, है ना। और उसका सही अर्थ में है परिभाषा सुविधा संग्रह। सुविधा का मतलब क्या है? कल्पना रूप में हमारी जो इंद्रिय लिप्सा है, ये सुविधा। और संग्रह क्या है? भविष्य में ऐसी कंफर्ट और ये सारी चीजें मुझे मिलते रहे, इसके आशय से मैंने जो पैसे को इकट्ठा करके रख लिया, ये संग्रह है। प्रतीक मूल्य को भविष्य के लिए इकट्ठा करके रखना, किस चीज के लिए? ताकि ये सुविधा, ये जो काल्पनिक जो सुविधा है, ये मिलता रहे, ये संग्रह है। भैया एक बार सुविधा का आपने जो अभी डेफिनेशन बताया उसको प्लीज रिपीट करिए ना, सुविधा। इंद्रिय लिप्सा को बनाए रखने के लिए जो भी सामग्री है, इसको सुविधा कहा है। ओके, इंद्रिय लिप्सा मतलब सेटिस्फैक्शन। हाँ, बट इट्स लाइक काल्पनिक सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ओके ओके। हाँ, नहीं तो ये हो जाएगा कि अभी जैसे मान लो, सी फॉर द सेक ऑफ, एंड द प्रॉब्लम इज दिस इज अ वेरी ट्रिकी ट्रिकी पॉइंट। मतलब है तो बहुत सिंपल, बट इसके डिटेल में जाएंगे तो इतना कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना वेरिएशन है, और मैं खुद भी इतना वेरिएशन सुना हुआ नहीं अनेकों लोगों से। जैसे आप मुझसे सुन रहे, मैंने भी कई लोगों से सुना। अभी भी सुनता हूँ। जैसे मान लो आप दूध पीते हो शक्कर डाल के, तो मैं कहूंगा कि यार उसमें चीनी डालने की क्या जरूरत है, तुम्हारा चीनी पर निर्भरता है। फिर कोई कहेगा नहीं, शक्कर, चीनी और दूध का योग, है ना। तो देन वेयर डज दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट स्टॉप? आप समझ रहे हैं? तो फिर शरीर की आवश्यकता को केवल हम प्रोटीन और इस रूप में ले लें, और जीवन की आवश्यकता केवल ज्ञान और भाव में पूरा हो जाएगा, ऐसा कर दें। पर जबकि नागराज जी के स्वयं का जीना ऐसा नहीं था, बिल्कुल सामान्य रूप से जिए। मैं जैसा खाता, मैंने ये पाया, मैं जब अमरकंटक गया पहली बार फरवरी 2006, मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने परिचय शिविर किया था इंग्लिश में 2, मुझे हिंदी नहीं आती थी इतनी समझ, इतनी मतलब अभी जितनी आती है, अभी भी बहुत आती है, ऐसी नहीं है हिंदी। और मैंने हिंदी में एक एक अध्ययन बिंदु का कुछ एक पाठ किया था। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी स्वीकृति थी कि ये बहुत बड़ा कोई त्यागी तपस्वी टाइप का आदमी है, इसमें समाधि होता, ये होता, हमको कोई हवा नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो मैं जब गया तो मैं ऐसे काल, मेरे बैक ऑफ द माइंड ये वाली कल्पना थी कि छोटा सा एक कुटिया होगा, है ना, उसमें गाय होंगे और गोबर का फर्श होगा। मेरे स्वयं का दादाजी का घर ऐसे ही था, गोबर का फर्श था, उसमें एक पंखा था, एक लाइट थी, और चूल्हा जलता था हमारे दादाजी के घर, हम लोग जाते थे गाँव में। मतलब वो घर में यदि एक पंखा और एक बल्ब यदि हटा दो, तो वो लगभग 500 साल पुराना जैसे लोग रहते थे वैसे ही रहते थे। नागराज जी के घर में नीचे वो था, सोफा था, फिर फोन था, फ्रिज था, और वो कॉफी पीते थे, सवेरे वड़ा चटनी सांभर खा रहे हैं। मैं पहली बार पिस्ता उनके घर में खाया, इतना पिस्ता, हमारे घर में पिस्ता हम खाते ही नहीं थे। तो मैंने देखा कि मेरी जो कल्पना है उससे बिल्कुल भिन्न है ये तो। देखने कपड़ा उनके पास उतना ही है, बाद में मैं उनके साथ रहा भी 4 वर्ष, इसका सौभाग्य मिला। 5 जोड़ी कपड़ा था उनके पास बस। परंतु जो खान पान है, मैंने देखा कि उस समय की जो मध्यम वर्गीय जो स्टैंडर्ड है, उसको उन्होंने अपनाया था। तो मेरे मन में ऐसा आया कि यदि वो 200 वर्ष पहले जीते, उस समय का जो भी स्टैंडर्ड था, जो आम आदमी था, उसके जैसे वो बनाते थे स्टाइल।
तो मैंने ये देखा कि उन्होंने जीप मेरे से, मतलब उनके पास फोर व्हीलर मेरे से पहले से थी। मैं बहुत बाद में जाके फोर व्हीलर खरीद पाया। तो इस सब से सोचना बनता है कि किस चीज को हम भोग और किस चीज को हम सुविधा कहेंगे, माने आवश्यकता। सुविधा का एक परिभाषा, ये वाला जो मैंने बताया उसको बहुत प्रिसाइसली भी देखना है, तो आई विल जस्ट ट्राई एंड पुल इट अप। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट में कहीं है, तब तक आप लोग बात करते रहिए, मुझे मिल जाएगी। वो इसमें नहीं आएगा। मैंने वो परिभाषा डिक्शनरी में उसमें नहीं है क्या? रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, it does not have, अच्छा, it does not have everything because सुविधा का एक तो है कुछ, जागृति सहज प्रमाण गति में सुलभता। वही वो जागृति के पश्चात है हाँ ना। हाँ, राइट राइट। तो प्रमाणित करने के गति में सुलभता, वो सारी चीजों को सुविधा मानते हैं। अब कुछ लोग सुविधा को नेगेटिव हाँ। अर्थ में भी पढ़ाते हैं, जबकि वो प्रिसाइज नहीं है। तो जीवन की हम्म। ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए जो भी सुलभता है, जैसे नागराज जी के लिए एक बोलेरो जीप सुलभता थी, है ना, उसमें छोटी हम्म। आना जाना, जगह जाना आना जाना, वो सब सुलभता है। ठीक, एक मिनट, आई एम जस्ट पुलिंग इट अप। काफी समय हो गया मुझे, देयर इज अ, एक मैंने अध्ययन विधि पर एक डॉक्यूमेंट बनाई थी, उसके लिए एक सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कनेक्शन था। आई जस्ट पुल इट अप, एक मिनट में आ जाएगा। ये किसी बुक में है, वहां से उठाया था मैंने। ये बढ़िया, सी दिस वाज द वर्ड आई वाज मिसिंग, सुविधा। साउंड आई कैन शेयर, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इन द चैट बॉक्स। सुविधा का परिभाषा है सौंदर्य कामना सहित, इंद्रिय लिप्सा सहित उपभोग सामग्रियों का संग्रह। maybe we should see this because लोग, एक मिनट, आई विल डू द स्टॉप शेयरिंग एंड स्टार्ट दिस। अब क्या सब लोगों ने यहाँ परिचय शिविर मोटा मोटी सुना ही है? एक मिनट, ये आ गया? दिख गया। हाँ, थोड़ा सा हमारा डिस्कशन जंप हो रहा है, बट वी लेट इट जंप, नो प्रॉब्लम। देखिए, अमानवीय प्रवृत्ति और मानवीय प्रवृत्ति दृष्टि, है ना, प्रिय हित लाभ है। इंद्रिय सापेक्ष प्रवृत्ति को प्रिय कहा है, स्वास्थ्य सापेक्ष प्रवृत्ति को हित का है, और लाभ ज्यादा लेना और कम देना। तो यही प्रिय प्रवृत्ति जब उन्मादित हो जाता है, ये भोग उन्माद हो जाता है। भोग उन्माद का परिभाषा दिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों की अनुकूलता की प्रवृत्ति एवं विवशता। तो फिर क्या इसका उल्टा यह है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों को हम पूरा सत्यानाश कर दें? ऐसा तो नहीं है। वो तो माने विरक्ति वाली पद्धति है, दर्शन विरक्ति की बात नहीं कर रहा है। तो स्पर्श में थोड़ी सी अनुकूलता, जैसे पंखा लगा लिया, जितना सामान्य रूप से हो सकता है शरीर को गर्मी ठंडी से बचाने के लिए हम करेंगे ना, बेकार गंधों से बचेंगे। रसेंद्रिय में जो हमारा अभ्यास है, जैसे भोजन का आप देखिए, बचपन से एक बच्चा घर में रहता है, एक प्रकार का भोजन खाता है, उसका उसका अभ्यास हो जाता है। एंड जनरली घरों में जो बनता है, एंड यदि अगेन दार्शनिक विधि से देखें तो नियम में आएगा वो, जो मैंने मोटे रूप में सामाजिक नियम कहा, और भोजन में और एक नियम आना पड़ेगा, शाकाहारी मांसाहारी। जनरली भारत में शाकाहारी किसी की प्रॉब्लम नहीं है ऑन एवरेज, और शाकाहारी मनुष्य क्यों है, इसके लिए एक तर्क है, ये हमको भौतिकवाद में मिलेगा जब हम भौतिकवाद पढ़ेंगे, है ना, कि मानव शाकाहारी है। तो रसेंद्रिय में देखेंगे तो मैं उस समय पैदा हुआ हूँ जहां पर बचपन से मेरे घर में चाय कॉफी पी रहे, मैंने भी पीना शुरू कर दिया, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जब तक हमको तकलीफ नहीं हो रहा, किसी और को तकलीफ नहीं हो रहा, हम चलाते रहेंगे। यदि वो किसी समय में अहित में चले गया तो सोचना पड़ेगा। अहित भी क्या, एक आध दो बार करने में दिक्कत नहीं है, या शरीर उसको संभाल ले रहा है थोड़ा सपोर्टिंग सिस्टम के साथ, तो भी चल जाएगा। कोई लंबी यदि अहित हो रही है शरीर में, तो उसको रोकना पड़ेगा। एक दूसरा, मेरा जो भोजन है ना, ये फिर भोग में है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यदि वो न्याय का उल्लंघन कर रहा है तो फिर मैं भोग में जा रहा हूँ। ये एक व्यक्तिगत रूप में मैं कह रहा हूँ, विच इज वाई
यू कांट से कि भाई रोटी में बटर डाल के खाना भोग है कि नहीं, हम वहां तक चले जाएंगे, वो डिफाइन ही नहीं हो सकता। जहाँ रोटी नहीं खाता और आदमी पिज्जा खाता लंच में, उसके लिए क्या परिभाषा दोगे यार भोग का? मतलब सिंगल चीज पिज्जा ठीक है और 4 चीज पिज्जा भोग है, वहां चले जाएंगे। तो ये जो रसेंद्रिय है, ये है मामला ना। भोगने का एक प्रधान जगह है जीव, रासायनिक क्रिया। तो इसमें शरीर का हित, परिवार का परंपरा, कुछ हमारे प्रिय प्रेफरेंसेस हो जाती है। जैसे मैं एक मद्रासी परिवार में पैदा हुआ, पुणे में पैदा हुआ, तो हम विंटर में बैठ के, यहाँ पुणे के विंटर में हम रात को दही चावल खाते हैं। तो मैं कई बार घर में जोक करता हूँ कि यहाँ महाराष्ट्र कोई खाएगा दही चावल दिसंबर 31 को तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा अगले दिन, हमको कुछ होता ही नहीं। और वो खाए बिना कुछ एक प्रकार की तृप्ति होती नहीं। तो अभी ये मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है तो मैं उसको बना के रखा हूँ। किसी दिन लगता है कि आज नहीं खाना है तो नहीं खाते। तो ये मन से हमको संकेत आता है हित का। तो हित के 2 स्रोत हैं। एक है जानकारी, जो आपको परिवार से भी मिलता है, और आजकल अभी इंटरनेट से और है ना, अभी न्यूट्रिशनिस्ट कहना कठिन है, न्यूट्रिशनिस्ट को हित आता है कि नहीं बड़ा मुश्किल है पर आयुर्वेद एक होलिस्टिक व्यू है। तो इस प्रकार की जानकारी और शरीर से संकेत, ये दोनों के संतुलन में हित का पता चलता है कि इसको खाना है कि नहीं खाना है। जैसे जैसे जीवन और शरीर का संबंध और तालमेल शार्प होता जाएगा तो वो बढ़ेगा। ठीक। तो ये इंद्रियों के अनुकूल ही है, परंतु ये अहित में भी नहीं जा रहा और अन्याय में भी नहीं जा रहा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने छीन के खा लिया, किसी को दिया नहीं। तो मेरा रुचि मूलक आस्वादन मूल्य मूलक के अंदर है, या प्रिय जो है हित और न्याय के अधीन है, तो वो भोग नहीं है। If प्रिय is at the cost of हित or at the cost of न्याय और संबंध, then it is भोग। मैं छुपा के खा रहा हूँ है ना, या उसको नहीं मिले इस भाव से खा रहा हूँ, वो सारा फिर भोग में आएगा। फिर एक है कि मैं पूरा प्लानिंग करूं इसी के लिए। ये मैं कह रहा था कि जीवन और शरीर का जैसे जैसे संतुलन हमको समझ में आता है, तो रसेंद्रिय पर हमारी सुख की निर्भरता उसके अनुपात में ही रहेगी। हमको पता है कि इससे सुख दिन में 4 या 5 बार मिल सकता है। 2 बार चाय कॉफी, कोई गर्म पे कुछ भी जो पीना है पी लो। 3 बार भोजन आज के समय के अनुसार। अंग्रेजों के आने के बाद ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 हो गया, उसके पहले 2 ही था। कुछ लोग अभी भी 2 ही करते हैं। हमारे घर में 3 का अभ्यास हो गया, हम 3 कर रहे हैं। हमारे दादाजी नाना जी 2 ही करते थे। अब बचपन से हमको 9 बजे नाश्ता खिला दिया, फिर उसको स्विच करना पड़ेगा। कुछ लोग करते भी हैं। तो रसेंद्रिय पर निर्भरता एक बड़ा मुद्दा है। शरीर का अभ्यास, उस परिवार परंपरा में जो भी चीजें रही, शरीर की प्रकृति, तीखा मीठा है ना, फिर आपका पर्सनल प्रेफरेंस, ये सभी को मिला के देखेंगे तो दिन में 3 या 4 बार इसका मजा लिया जा सकता है। उसके बाद यदि देखेंगे तो पेट में और जीभ में रस ही नहीं बनता है ना। और ये मुझे लगता है हम जैसे जैसे इस पर अध्ययन करते हैं, स्पष्ट होते जाता है, ये अपने आप होगा। किसी दिन कोई चीज खाने का मन कर दिया, चले गए, घर वाले जा रहे चले गए। फिर कई चीजें हम ऐसे भी करेंगे ताकि वो न्याय संगत हो। अभी हम न्याय नहीं जानते, परंतु बाकी लोगों को खराब नहीं लगे। सब लोग कोई चीज खा रहे हैं और मैं बोलूं नहीं मैं खिचड़ी खाता हूँ, तो तुम्हारे लिए फिर अलग से खिचड़ी बनेगा। अब ये हम सामान्य नहीं, हम स्पेशल हो गए है ना। तो रसेंद्रियों से यदि देखेंगे तो दिन में 4 या 5 बार मजा आ सकता है, और बीच में मुखवास खा लिया तो और 2 बार आएगा। इससे अधिक उसकी सीमा नहीं, ये पहचान में आता है। 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, मैक्सिमम 4 बार आएगा। जैसे देखिए, मैंने देखा श्रद्धेय नागराज जी मैसूर एरिया के थे। संयोग से ये हुआ, मेरे किसी मैसूर निवासी से ही विवाह हुआ है ना, इनको मिलने के 4 वर्ष बाद। तो मैं जब ससुराल गया, हमारे जो ससुर हैं अभी पूना में रहते हैं हमारे साथ, मैंने देखा उनका भोजन का तरीका, हमारे ससुर को जीवन ज्ञान नहीं है ना, और नागराज जी का भोजन का तरीका बिल्कुल लगभग मैच होता है। सवेरे उठ के नाश्ता करते हैं मैसूर में हर आदमी, एक तो सवेरे उठ के एक कॉफी पीता है आदमी, फिर नाश्ता करता है, फिर एक कॉफी पीता है, वहां का मौसम ऐसा है। ठीक। उसके बाद वो लंच करता है, चावल जो भी। फिर नागराज जी इधर अमरकंटक रहे तो यहाँ रोटी बनती थी,
रात को रोटी, रात को चावल नहीं खाते। और सायंकाल 4:30 5:30 बजे कन्नड़ में ये लोग तिंडी बोलते हैं, टिफिन, है ना। एक 4:30 5 बजे नागराज जी वो भी खाते थे। मुझे 5 बजे भूख ही नहीं लगती है, मैं बगल वाले कमरे में रहता था, मुझे बुलाते थे कि हमारे साथ इसको खाओ, है ना। तो ये न्याय के चक्कर में, मतलब गुरु के साथ कंपेनियनशिप के लिए मैं खाता था। तो मैं सोचता था कि इनको तो समाधि हुई है हमको तो कुछ भी नहीं हुआ है। समाधि हुई है मतलब कहते हैं कि इंद्रियों को साइनाइड पिलाने के बाद ही समाधि होता है, ये भाषा उन्होंने यूज किया, साइनाइड, मृत्यु। उसके बाद उन्होंने जब अपनाया, आई फाउंड दैट ही डिफॉल्टेड टू व्हाट ही हैज बीन यूज्ड टू सिंस चाइल्डहुड। उससे मुझे समझ में आया कि चाइल्डहुड से आपका जो अभ्यास है, दिस प्लेज अ बिग रोल, है ना। बट इसकी एक सीमा है, 4 बार खा लो, उससे अधिक सीमा नहीं है रसेंद्री का। लंच खाने के बाद यू कैन ईट अगेन। इसको जब करने जाते हैं तब वो अहित में आता है। फिर एक भोजन करते समय पोर्शन साइज जो है आपकी, वो आपका अभ्यास, शरीर की प्रकृति तथा शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है। इसको धीरे धीरे पहचानना पड़ता है। मैंने देखा मेरे से बहुत पतले लोग कई बार मेरे से डबल खाते हैं और उसका वेट गेन ही नहीं होता है। वो भी श्रम नहीं कर रहा है, मान लो मैं भी श्रम नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब उसकी शरीर की मेटाबॉलिज्म ऐसी, उसको अधिक खाने से तृप्ति होती है। नागराज जी ने खुद मुझे एक बार ये वाक्य कहा कि हम हमेशा ज्यादा खाने वालों में से रहा हूं, ये भाषा उन्होंने उपयोग किया, है ना। मैं कुछ सोच रहा था, उसके संदर्भ में उन्होंने इस बात को कही। तो ये जो है रसेंद्रियों को फिर हमने एक कार्यक्रम यदि बना लिया तो हमको मानना चाहिए वो भोग। रसेंद्रिय से सुख मिल रहा है, उससे भूख मिट रही है, हित का कब पता चलेगा। भूख मिटी तो हमने हित के क्रम में काम किया, प्यास बुझी तो हमने हित के लिए काम किया। कुछ उसमें उत्तेजनात्मक चीजों का हमने रख लिया, कोई चाय पीता है, कॉफी पीता है ना, जब तक मदिरा दारू नहीं पी रहे, क्योंकि उससे बुद्धि भी खराब होती है, इसीलिए दारू मना है। मतलब मन भी सोचने का ताकत है ना, जो नॉर्मल आचरण है आदमी को बिगड़ जाता है, तो वो फिर भोग में आएगा। तो ये रसेंद्रियों को ऐसा हम अपने हित के अर्थ में पहचान सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं घर में सबको बोलूं कि फिर तुम भी 3 ही बार खाओ और अभी चौथा रोटी तुम मत लो, वो तो टोकने जैसा हो गया, वो फिर न्याय का उल्लंघन करेगा, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य सभ्यता का उल्लंघन करेगा। गंध का, अब सुगंध दुर्गंध शरीर के लिए उपयोगी अनुपयोगी चीज को पहचानने के लिए होता है, और कुछ भाग उसका सभ्यता के लिए भी होता है ना, कि भाई हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से दुर्गंध नहीं आए, वो न्याय से जुड़ता है। न्याय का बिल्कुल आउटर सभ्यता से, जिसको सिविलिटी कहेंगे, सभ्यता का मतलब सिविलिटी, अनसिविल माना जाएगा वो, है ना। यूर स्पीकिंग टू मी एंड योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ गार्लिक, तो फिर आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पर गंध को यदि मैंने कार्यक्रम बना लिया, पूरा दिन मैं फिर सेंट लगा रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, अच्छे गंध, बहुत सारे लोग उसमें, तो एक तदाकार एक शब्द है जिसको आगे जाके हम समझेंगे, जीवन तदाकार होता है। तो उसमें तदाकार होने से पूरे दिन अगरबत्ती लगा रहे, सेंट लगा रहे, इधर लगा रहे, उधर लगा रहे, वो एक कार्यक्रम बन गया। अभी जैसे कंज्यूमरिज्म में हमको दिखता है, जो मैंने आपको कह रहा था ना, एस्टी लॉडर एक परफ्यूम है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर लिखा है के लिए अनुकूलता, के लिए प्रवृत्ति, तो ये स्वयं पहचानना पड़ेगा कि हमारी इसमें विवशता है या नहीं है, कितनी विवशता है। इसको भोग उन्माद कहा है, ये काम उन्माद, है ना। यौवन विचार में लिप्त मानव लिखा है, इसका परिभाषा। ये अपराध की श्रेणी में कब आएगा, जब स्वनारी स्व पुरुष का उल्लंघन करके जाता है, बिकॉज वो यदि आप कर रहे हैं, देन यू आर बिकमिंग अ न्यूसेंस फॉर अदर्स एंड अ न्यूसेंस फॉर सोसाइटी। पर नारी पर पुरुष इज अ न्यूसेंस फॉर सोसाइटी, ठीक। एंड इंटरपर्सनल न्यूसेंस भी क्रिएट करता ही है वो, कोई भी आदमी वो करके मैंने सुखी तो नहीं रह सकता, उसका प्रभाव उसके ऊपर आएगा ही। पर नारी पर पुरुष का हम दिखते भी हैं ना, बिल क्लिंटन खत्म हो गया उसमें, ट्रम्प तो पहले से खत्म था, तो उसका तो पूरा करियर का सत्यानाश हो गया ना बिल क्लिंटन का, ही बिकेम अ लाफिंग स्टॉक। लाभ उन्माद का मतलब है शोषण की मानसिकता, कम देकर अधिक लेने की का दृष्ट प्रवृत्ति, इसको कह रहे हैं लाभ उन्माद।
क्योंकि आगे वहां पर आएगा कि यदि मैं उत्पादन करता भी हूँ, उसमें जितना मेरा लगाव हुआ उससे अधिक तो आज मूल्य के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज, अभी अभी हम उसको प्रॉफिट नाम देते हैं, वो मेरा मूल्य है। सो देन वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट एंड प्रॉफिट। तो आजकल उसको फेयर प्राइस एक नाम दिया है। इसको हम आगे जब फिर जाएंगे विनिमय कोष व्यवस्था में तो और भी बात आएगी। तो ये लाभ उन्माद, तो ये सारा ही भोग में आएगा। फिर नीचे देखिए विधि, ये जो तीनों उन्माद है ना, या ये दोनों उन्माद है, इसके लिए फिर सुविधा संग्रह है। तो ये देखिए अनियंत्रित प्रियहित लाभ दृष्टियों से उन्माद होता है। तो सुविधा संग्रह किसको कहेंगे? सुविधा, सौंदर्य कामना सहित, इंद्रिय लिप्सा सहित उपभोग सामग्रियों का संग्रह। सौंदर्य कामना सहित, ब्यूटी के कामना से, तो घर का ब्यूटी होना चाहिए, गाड़ी का ब्यूटी, कुत्ते का ब्यूटी। मैं अपने बेटी को किसी के घर बर्थडे पार्टी पर छोड़ने गया था, मैं देखा उसका कुत्ता, छोटा कुत्ता उसके घर में, वो हगीज का 40-60 रुपए का डायपर पहना था कुत्ता। मैं पहली बार देखा कुत्ता डायपर पहना हुआ था। तो उपभोग सामग्रियों को हम सौंदर्य कामना के लिए जब रखते हैं तब वो सुविधा है। तो सुविधा इज नॉट, सुविधा इस अर्थ में है यहाँ पर। और ये जो कंप्यूटर है ये भी वैसे सुविधा है, परंतु फिर ये सौंदर्य कामना से नहीं। संग्रह, प्रतीक मुद्रा को, मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ मनी, इंस्ट्रूमेंट, एनी काइंड ऑफ नोशनल owning anything notionally, मतलब वस्तु नहीं है उसमें, वो भविष्य में सुविधा भोग कामना पूर्वक कोष रचना रूप प्रदान करना, स्टोरेज रूप प्रदान करना। So if you have money in the bank in today's terms, there can be no human being without a bank. नागराज जी के पास भी बैंक अकाउंट थी। From the point of view of हित, रसेंद्रिय, परिवार का देखभाल करना, देन वो संग्रह में नहीं आएगा। उसमें भय वाला फैक्टर जुड़ा है कि नहीं वो हमको देखना है। परंतु वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अच्छा हर एक व्यक्ति का एक लाइफस्टाइल है, यू कांट से लाइफस्टाइल कोई एक गलत चीज। एक आदमी गांव में भी है तो उसका एक लाइफस्टाइल है ना, कुछ तो रखता है, वो उसकी स्टाइल है और उसकी लाइफ है। तो फाइनली ये प्रिय हित लाभ प्रवृत्ति और हमारी इसमें स्पष्टता तथा क्या चीज अहित है, अन्याय है, उसमें जाके ही ये स्पष्ट होगा क्या भोग है और नहीं। इट्स अ लॉन्ग आंसर, अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। मैं इसको, मुझे लगता है 7-8 वर्ष बाद इस डॉक्यूमेंट को खोला, आई वाज सस्पेक्टिंग कि ये खुलेगा ही नहीं, खुल गया। आपको भेज भी सकते हैं। अच्छा, अपडेट हुआ मार्च 2020 में। सॉरी, तो लेखा जी कुछ पूछ रही थी, मैं आपको कोई ये आ गया उसमें, आप जो भी पूछे। हाँ जी भैया, मतलब वही इसमें फिर वो थोड़ा बहुत रहेगा ही समझने का, क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि अब इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग हर चीज में। जैसे भोग का जो है, मैं यही समझना चाह रही थी पहले भी कि अभी जिसको भोग कह रहे हैं फिर वो हित में हो रहा है, मतलब अभी भी क्वेश्चन सेम ही है और मैं थोड़ा बहुत समझ भी आया है, पर मुझे लगता है ये थोड़ा और पढ़ के ही मुझे क्लियर होगा, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा है अभी भी कंफ्यूजन कि फिर किसको आप लिमिट, मतलब फिर भोग मतलब तो ये बोलेंगे ना कि लिमिट क्रॉस कर रहे हो आप। भोग का क्या मतलब निकलेगा फिर? यही है ना कि एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये जो लिमिट है ये आपके अंदर ही डिसाइड होगा, यही मैं कह रहा हूँ। ये लिमिट को आप बाहर से नहीं तय कर सकते। तो उसी आप, को सही मानेंगे फिर? हाँ बिल्कुल, आपको आप ज्ञान ये समझ के रोशनी में आप उसको तय करेंगे। और वो मैंने आपको बता दिया कि ये सबकी लिमिटेशन और इसकी उपयोगिता हमको पहचानने में आती है, और उसके रोल भी पहचान में आती है। उस रोल में हम इसका उपयोग करते हैं इंद्रियों का। तो ये सबके लिए फिर अलग अलग ही रहेगा हमेशा? सबको हमेशा,
देखिए जो स्पेसिफिक्स है वो अलग अलग रहेंगी, परंतु दृष्टि की समझ वो सेम रहेगी। जैसे नागराज जी 3 रोटी खा के उनका पेट भरता, मेरा 2.5 में भरता है, किसी का 7 में भरता है। तो 7 वाले को भोग रहा है ये नहीं कह सकते, है ना। हाँ, कोई लालच में ज्यादा खा रहा है, ठीक। और हमसे भी होता ही है। आप देखिए जिस दिन हम दुखी हो जाते हैं तो या हमको कुछ खराब लगता है तो बाहर जाके कुछ खा लेते हैं या अधिक खा लेते हैं। कोई चीज अच्छी लगती है तो को 2-3 गुट अलग अधिक ले लिया, उसमें एक आधा समय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शरीर उतना ले ही लेता है, ठीक। जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, शरीर को तो तकलीफ नहीं हो रही है, समाज को और परिवार को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तब तक ठीक है। वो अभी हमारे लिए इतना ही ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा जो हमारे 3 बॉक्सेस थे, भौतिक सुख, व्यवहारिक सुख और बौद्धिक सुख, इनका अनुपात हमको धीरे धीरे स्पष्ट होगा, और वो केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ के आपको सोचना पड़ेगा और प्रतिदिन के जीवन में उसका सर्वेक्षण या परीक्षण करना पड़ेगा, तब इसका उत्तर मिलेगा। दर्शन में कहीं लिखा नहीं है, वो सारे जो लिखित है दर्शन में, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर आपके कुछ निष्कर्ष बनते जाएंगे। तो इसकी आपको सीमा पता चलेगी, और इससे अधिक व्यवहार वाला है ये पता चलेगा। और मोटा मोटी लोग आज भी इसको कर ही रहे हैं। देखिए थोड़ा परिचय शिविर बताते समय मैंने थोड़ी सी ये वो रहती है कि हम थोड़ा अधिक लोगों को कटघरे में खड़े कर देते हैं कि वो केवल सुविधा के लिए जी रहा है, संग्रह के लिए जी रहा है, और लोग मान भी जाते हैं क्योंकि दर्शन में काफी सारा दिया है उसमें। तो मानसिकता में होता कई बार लोग सोचे भी नहीं होते। मैं तो सामान्य रूप से भी देखता हूँ, कुछ लोगों में है लाभ की प्रवृत्ति अधिक, तो बैंक में उसके पास पैसा बहुत होगा, और करते समय यहाँ जब करने का समय आएगा, देने का समय आएगा, तो आदमी कंजूस निकलता है, क्योंकि उसमें भय है ना, देता नहीं, खरीदता नहीं। परंतु सामान्य रूप से आप देखें, जैसे अभी एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, लोग लेते हैं भारतीय माँ, आप ले लो अभी भी, या पिता, भारतीय पिता अनंत सिंह भारतीय पिता, क्योंकि हम उसको देखते हैं। अभी देश का लेने से फिर वो सब बहुत सारे उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। भारतीय का मतलब जो कंज्यूमरिस्ट माँ बाप है वो नहीं है, बट इवन देयर आई वुड से इट वर्क्स। विवाह के बाद मैक्सिमम केसेस में पीपल ट्राई टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। आप अमेरिकन जितने भी मूवी देखिए, वो झगड़ा इसीलिए करेगा क्योंकि किसी ने उसके फैमिली को कुछ कर दिया, है ना, यू इंटरफेयर्ड विद द सेफ्टी ऑफ माय फैमिली बोलेगा। तो परिवार का सुरक्षा, परिवार को देख रेख को सर्वोच्च मानता है। ये एक्चुअली है एक एषणा, जिसको हम वित्तेषणा या पुत्रेषणा कहेंगे, जो अभी अपने परिचय शिविर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, आगे अपने अध्ययन में आएगा। एषणा का मतलब क्या है? एक कामना है, एक प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति है? हमारा पुत्र रहे और उस पुत्र का हम संरक्षण करें। हर माँ बाप करते हैं, मेरे माँ बाप ने भी यही किया मेरे लिए। मेरे पिताजी यदि केवल सुविधा संग्रह के लिए जीते तो हमको बड़ा ही नहीं करते, बच्चों का देखभाल ही नहीं करते, आप छोड़ देंगे बच्चों को। प्रत्येक बच्चा तो लॉस है ना, लाभ तो है ही नहीं किसी बच्चे में, पूरा लॉस। उसके बाद भी लोग देखभाल करते हैं अभी बच्चों का, एक दूसरे का देखभाल करते हैं, माँ बाप का देखभाल करते हैं। तो परिवार के सीमा में अभी भी अधिकांश मानव संतुलित है। उसमें उसकी इंडिविजुअल कुछ छोटी मोटी भोग रहेगी, उसमें भी जो मदर वैरायटी है, वो बाप भी हो सकता है जेंडर के रूप में, फीमेल भी हो सकता है, बट ममत्व तो जिसमें है वो कहीं ना कहीं न्याय में ही उसको टिकाती है। मैं हमारे माँ को देखता हूँ, सोचने विचारने में ये सब कुछ नहीं कर पाएंगी वो, परंतु उनका पूरा जो मैं देखता हूँ कंसिस्टेंसी, उनका अपना सुख कभी भी इसके आड़े नहीं आया है। वो हमेशा बच्चे के लिए ही, और मैं देखता मेरे से अधिक ही है। इसका थियरी मैं बढ़िया ढंग से बोल लेता हूँ, सोच लेता हूँ, है ना, बता देता हूँ, लिख लेता हूँ, परंतु करने के जगह उनका देखता हूँ तो इसको वो हमेशा यहाँ पर समर्पित करके रखी है, बड़ा वैल्यू है। तो बच्चे के लिए, पति के लिए, परिवार के देखरेख के लिए, संरक्षण के लिए, ये वाला पक्ष लोग कर ही रहे हैं। उसमें हो सकता है किसी माँ का संग्रह भी हो, सुविधा का भी कामना हो, सौंदर्य कामना हो, फिर उसमें वैरायटी आ जाएगी, है ना। किसी जाति को नहीं मानते हैं, धर्म हमारे घर में
आधे से अधिक जाति और आधे से अधिक धर्मों को नहीं मानती, ये सारी मान्यता है ना। वो बौद्धिक रूप से व्यवहारिक क्लेश है, परंतु जहां पर अपनत्व दिखता है, भौतिक मूल्य को व्यवहार के मूल्य के अधीन ही रखा है। ये सामान्य रूप से आपको मानव में मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि इसको अभी हम जाने अनजाने में कर रहे हैं, भौतिक मूल्य को व्यवहारिक मूल्य में, उसके पीछे का समझ ज्ञान, उसकी सार्वभौमिकता सार्वकालिकता भी आ जाए, उसके पीछे का दर्शन भी आ जाए, ये सारा बौद्धिकता और आध्यात्मिकता दर्शन लाता है। उसके रोशनी में फिर भौतिकता भी समझ में आती है, जो भोग होगा या उपयोग होगा, जो बॉक्स नंबर 4 है हमारा, और व्यवहारिकता भी समझ में आएगा, जो बॉक्स नंबर 3। कुल जो मामला है इतना है। जी भैया। है ना। तो इसमें एक और मतलब एक मेरा पर्सनली बोल सकते हैं, एक पर्सनल क्वेश्चन है। वो थोड़ा बहुत इससे रिलेट हो रहा है कि जैसे कि मैं अपने घर का एग्जांपल देखूं तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका बच्चे को उन्होंने शुरू से मतलब सब कुछ खिलाया है। ठीक है, वो जंक फूड भी खिलाते हैं, घर का भी अच्छी चीजें भी खाता है, हेल्दी चीजें भी खाता है, और सब कुछ खिलाया है और वो ठीक रहता है, मतलब सेम ही है उसका कंडीशन भी। और मेरी भाभी है एक इधर ही, तो उन्होंने भी, उनके सिमिलर एज के बच्चे हैं, अभी 2 या 3 साल के बच्चे हैं, तो वो बहुत कॉन्शियस रहती है, तो वो हर चीज बहुत ऐसे ऑर्गेनिकली खिलाती है या फिर ऐसे बहुत ध्यान रखती है। पर फिर अब वो जो बच्चा जिसको जो ऑर्गेनिक खा रहा है, अब उसको वो जब कभी कुछ ऐसा उटपटांग खा लेता है तो उसको प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मेरे लिए कंफ्यूजन ये हो गया कि अब अगर जब मेरा टाइम आएगा, मैं अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करूंगी, क्योंकि मैं भी काफी कॉन्शियस रहती हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो जैसे कि वो इतने कॉन्शियस नहीं है उसको लेके। तो ये मुझे डाउट तो था ही, पर अब जैसे कि यहाँ पे जिस हिसाब से लिखा है कि भोगोन्माद मतलब कि जिसकी जितनी आवश्यकता है वो सबका अलग हो ही सकता है, पर वो अब हम लोगों का तो अभ्यास बन गया है। पर जिसका शुरू से बनाना है तो फिर उसको तो किसी तरीके से डिसाइड करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब जैसे मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ शुरू से, कभी मेरे मम्मी पापा ने पिलाई नहीं, तो मुझे उसकी आदत नहीं है। मेरे हस्बैंड पीते ही हैं और वो जंक फूड भी मतलब मुझसे ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है। तो अब ये थोड़ा सा अगर इससे रिलेवेंट है तो आप बता पाएंगे। नहीं, ये तो आप कॉन्शियस मदर तो है ही, मतलब मदर होने के पहले ही उसका प्लानिंग क्या कैसे खिलाना है उसका बात कर रहे हैं। पर देखिए, जो आपने एग्जाम्पल लिया वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको। एक तो शरीर की कॉन्स्टिट्यूशन कुछ होती है, कोई आदमी उठपटांग करता है उसको चल जाता है, कोई आदमी थोड़ा भी इधर उधर करता है उसका होता नहीं। और शरीर का ऐसा एक प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक प्रकृति बना हुआ है शरीर का, ये एक पक्ष है। दूसरा है कि जिसको हम जंग कहेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, एंड कीप इट इन माइंड कि 100 वर्ष पहले ये प्रश्न था ही नहीं। इससे तो बचना तो पड़ेगा, इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बचपने में ये पता नहीं चलता है। बहुत लंबे समय यदि कोई व्यक्ति उसको करता रहेगा तो 30, 40, 45 की आयु में जाके उसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि शरीर जब बन रहा है तो बहुत ही तगड़ा होता है, एंड इट टेक्स अ लॉट टू ब्रेक इट। तो 25-30 तक तो एकदम वज्र जैसा रहता है शरीर, है ना, नहीं पता चलता है। 30-35 के बाद, 45 के बाद पता चलता है यदि हमने कुछ गलतियां की तो। जैसे मैं अभी देखता हूँ हमारे जनरेशन में न्यूट्रिशन का जो सप्लाई है, दूध के रूप में या अलग प्रकार के भोजनों के रूप में, मेरे पिताजी के जनरेशन से अधिक रहा। परंतु ओवरऑल मैं देखता हूँ कि इन लोगों की प्रकृति हमसे ज्यादा अधिक है, अच्छा है। उसका फिर कारण यही दिखता है कि भोजन की शुद्धता तथा श्रम, दो चीजें मिसिंग है। क्योंकि भोग के रूप में कोई बहुत भेद नहीं है, वो भी मान लो अपने दर्शन के परिभाषा में वो भी भ्रमित थे, हम भी भ्रमित हैं। और भोग में भी, भोजन में एक सीमा है ना, पेट तो भरी, एक समय खाते खाते पेट तो जवाब दे ही देता, आदमी कितना दबाएगा। तो अधिक खाना भी एक अभ्यास है ना। तो लंबा जो जीवन का शरीर पर दबाव रहता है सुख के लिए, चित्रण में होता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, और बार बार एक व्यक्ति करते करते पेट में, एक्चुअली बोलते हैं कि फैलता है, और उसके बहुत लोगों ने टेक्निक भी बनाए छोटा करने के लिए। तो ये जंक वाला यदि देखें तो भाई बच्चे का एक मन है ना, और इसमें ये वाली बात आएगी, न्याय वाली बात। समाज का कोई एक सेटिंग है, उसमें सभी बच्चे खा रहे हैं, तो हमको ये सोचना पड़ता है कि हमने यदि रोक दी ज्यादा अधिक बच्चे को, एक दिन वो छुप के करेगा,
तो कम से कम जो सही चीजें हैं हम उसको अलाउ करें और उसका एक नियम भी बना दें। जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, भाई तुमको चिप्स मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम यात्रा कर रहे हैं, घर में नहीं रखेंगे इस चिप्स को। और यदि घर में चिप्स रखना ही है तो वो पैकेट वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, हमको पता है। तो हित का एक बड़ा निर्णय जो है जानकारी के आधार पर होता है। जानकारी को यदि ज्ञान बोलेंगे, यदि जानकारी नहीं है इसका मतलब वो व्यक्ति उसके प्रति सतर्क ही नहीं है और वो गलत है। माँ और बाप होने के नाते बच्चे का संरक्षण, शरीर का संरक्षण हमारा एक दायित्व बनता है, उसके लिए जानकारी भी चाहिए। यू कांट बी अ मदर एंड फादर इफ यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। आपको क्या पढ़ाना है पता ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ाओगे? कैसे देख रेख करना, शरीर कैसे बनी है आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे शरीर का देखभाल करोगे, है ना? तो खुला छोड़ना भी ठीक नहीं है। जो अभी दिखता है ट्रेन में बच्चा कोको कोला पी रहा है, और वो अभी एक आधा, अभी सॉफ्ट ड्रिंक तो आज तक मेरी बेटी ने छुआ नहीं, है ना? अब स्कूल जाती है तो बच्चे कुछ खिला देते हैं, कभी चॉकलेट लेकर आती है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है बट कभी कभी कर लो, तो धीरे धीरे ये मैसेज उसमें चले जाता है। तो जहां तक हो सके जो आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक खाना और ये सब खाना वो ठीक है, और वो जो बच्चा वो खाने से उसको जो तकलीफ हो रहा है वो इसलिए नहीं है कि वो जंक का आदी नहीं है, शरीर का भी प्रकृति हो सकता है, और अच्छी बात है कि खाने से उसको इतनी तकलीफ हो रही है। किस चीज को जंक कहते हैं ये भी एक मुद्दा है। जो अमेरिकन डेफिनेशन है जंक का और भारतीय डेफिनेशन है जंक का, इसमें भेद है। अमेरिका में जंक फूड उसको मान रहे हैं जो प्री प्रोसेस्ड है, विच इज बीन स्टोर्ड एंड फ्रोजन, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया। केएफसी तो वो चिकन ही हो गया, तो हमारे उसको माने सिलेबस के ही बाहर है वो, है ना? क्योंकि इसमें मांसाहारी सामाजिक और प्राकृतिक विधि से मैंने वो है, निषेध है। परंतु मैकडोनल्ड्स और जो भी है, क्या होता है, सबवे है, ये सब, बट उसमें सबवे में बोलते हैं फ्रेश होता है ना? तो या प्रोसेस चीज है। तो अभी मैंने घर में चूहा पकड़ना था, तो मेरी बेटी बोली चीज रखो, तो हमने चीज रखा, चूहा पकड़ा है। फिर और एक चूहा था, वो घुस नहीं रहा था, तो मैं देखा कि वो जो अमूल चीज को मैंने बाहर रखा वो 4 दिन में वो मैंने कार्डबोर्ड जैसा बन गया, वो सड़ा ही नहीं बाहर रख के। इट जस्ट बिकेम, मतलब व्हाइट कार्डबोर्ड पेपर, मतलब टूट पाया वो। इसके पहले मेरी बेटी कभी कभी चीज खाती थी तो मैं अपने पत्नी को बोला ये तो बिल्कुल नहीं खिलाना, इसको रोक दो उसको, ये तो सड़ता ही नहीं, है ना? मतलब इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें, तो इट डिडंट सीम करेक्ट। कौन जाके पढ़ेगा चीज कैसा बनता है, क्यों बनता है? हमने कहा उसको चीज खाने का अच्छा लगता है, हम घर पे बना के देंगे। अब यदि पुणे सिटी में एक मेट्रो एरिया में मैं रह रहा हूँ तो चीज से बच ही नहीं सकता। मैं तो कभी चीज खाया नहीं जिंदगी में ना, अभी बहुत रिसेंटली मुझे लगता है 35 की एज के बाद चीज खाया। हमारे टाइम में चीज था ही नहीं। तो बट जैसे भारत में जितने भी फास्ट फूड होता है ये सब तो इट इज यूजुअली फ्रेशली मेड, चाहे वड़ा हो या चाट हो, इट्स फ्रेशली मेड देन एंड देयर। हाँ, उसमें जो फैट और तेल का जो उपयोग होता है, तो ओवरऑल इंडिया इज मच, यू आर मच सेफर ईटिंग आउट इन इंडिया। ईटिंग आउट का मतलब ये सब जो फ्रेश फास्ट फूड है, बाहर का फूड वंस इन अ वाइल, उसमें कोई तकलीफ नहीं है हेल्थ की दृष्टि से। वही यदि आप रेस्टोरेंट में जाके पैकेज फूड खा रहे हैं देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मेनी ऑफ दीज प्री प्रोसेस्ड फूड्स लाइक चीज एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ बिस्किट्स, ब्रेड, इसको पहचानना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी एडिटिव्स हैं, इससे बचना पड़ेगा। ये लंबे टाइम में शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसा मानना पड़ेगा। वी डोंट नो, नोबडी नोस। जी भैया, ठीक ठीक बात है। तो इसमें तो स्वस्थ बना के रखना, इसके लिए हित के लिए बहुत सारी जानकारी चाहिए। शरीर कैसे चलता है, शरीर का पाचन का साइकिल क्या है, उसमें भी 10 प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता है। उसको भी फिर निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को लेकर चले। उसमें बहुत लोग बहुत अधिक तदाकार हो जाते हैं। अभी सूर्य डूब ही रहा है, इसका मतलब अभी पेट में जूस है, अभी तुरंत खाना डालो, ठीक ही है, बट नहीं होने से भी कोई तकलीफ नहीं है। आप कोई एक टाइम फिक्स कीजिए। सो जनरली इफ यू सी whatever has worked, and what works is what is good for the body, है ना? Whatever has been tried and tested, it works, even though some theory may say otherwise. तो दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, इससे हमारे बाप परदादा रहे 80 साल तक, तो हम ये मान सकते हैं कि हमको भी ऐसे ही रहेगा। उसको उसी को रिपीट करो। और ये जो नई चीजें आ गई अभी,
जो नए प्रॉब्लम्स हैं, वन इज फैट एंड शुगर इन प्रिजर्वेटिव्स एंड जो भी प्रोसेसिंग है, ये 4-5 चीजों से बचना है। अनहेल्दी फैट कई चीजों में होता है, जैसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड फैट, जैसे चाट खाते हैं तो वनस्पति से ही चाट बनता है। ये जो आलू टिक्की में क्रिस्पीनेस होता है या मठरी वटरी में क्रिस्पीनेस होता है, बिना उस फैट के बनता नहीं, बिना डालडा के। डालडा भी एक नया वो है ना इन्वेंशन, पहले तो था नहीं डालडा। तो ये एक दिखता है। सेकेंड इज शुगर थ्रू ऑल दीज फ्रूट शेक्स एंड मिल्क शेक्स एंड कोक एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ये सबसे तो बचना ही पड़ेगा। एंड थर्ड इज दीज प्रिजर्वेटिव्स, जो बहुत सारे जैसे केचप्स में, इसमें तो इसको स्पेरिंगली उपयोग करना ठीक है। आप सप्ताह में 4 दिन उपयोग कर रहे हैं तो तकलीफ है। ब्रेड, बाकी freshly prepared food from outside is also fine, and if you are able to make it organic at home, या फिर बहुत सारे विधियां हैं पेस्टिसाइड को निकालने के लिए, सोडा में लोग भिगो के, वो सब तो करना पड़ेगा। और एक बड़ा भाग है बच्चों के लिए एक्सरसाइज और श्रम, घर में श्रम। मिडिल क्लास घरों में सुविधा रहती है, मिक्सर चलता है, ग्राइंडर चलता है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, तो हाथ पैर चलने का अवसर ही नहीं होता है। फ्लैट्स का और भी कम हो जाता है। उसमें भी एक महिला आकर खाना बना देती है, एक झाड़ू पोछा लगा देते, तो कुछ भी नहीं बचता स्कोप। तो ये सब यदि हम कर सकते हैं तो उसमें बच्चों को काम पे लगाना ठीक है, या कम से कम कोई एक सार्थक एक्सरसाइज वो करे बाहर जाके। और हमारे लिए भी यही नियम है, जितना हम कर सकते हैं। दिन में एक बार पसीना निकलना ठीक है, चाहे वो आधे घंटे में निकले, 45 मिनट में निकले, 3 घंटे में निकले। स्वेटिंग वंस a day due to physical work effort is necessary for the health of the body. उसके साथ फिर ये सब हित में आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी सही गलत है इसको पहचानना, और उसमें कितना वेरिएशन या रेंज खुद के लिए, स्वयं के लिए और बच्चों को अलाउ करना है ना। आवाज अभी भी आ रही है? आवाज आई? हाँ भैया, अभी आ रही है, बीच में थोड़ा सा शेक हुआ था, बट अभी ठीक है। ठीक है, वही। तो ये सेकंड हो गया है ना, हेल्थ में कितना रेंज। हेल्थ में देखें तो परंपरा इज किंग एज लॉन्ग एज इट इज शाकाहारी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रम, और शरीर को भोगने के इसमें इंद्रिय सापेक्ष प्रवृत्ति, तो हमारा तीसरे डब्बे पे कितना निर्भरता है। पूरे दिन उसी में इर्द गिर्द घूम रहा है कि कभी कभी घूम रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी पड़ेगी। यदि प्रतिदिन बाहर खाना और प्रतिदिन यही सब भोगने का ही मन करता है, वो कम से कम वीकली में आ जाए, चाहे नियमबद्ध विधि से आ जाए या किसी स्पष्टता से आ जाए, अध्ययन की स्पष्टता से आ जाए, दोनों विधि से आ सकते हैं। नियम बना लिया भाई, महीने में एक बार बाहर जाएंगे, बस खत्म, बीच में घर में ही खाएंगे, और डब्बे में रखी चीजें घर में न्यूनतम रखेंगे। सिंपल कुछ फॉर्मूला बना दिया, हो गया। और बाकी बच्चे को ये सब समझाना, बड़ा करना, ये 18 वर्ष का काम, 1-2 दिन में नहीं समझता बच्चा। हमारे भोग को देखेगा, हमारी रुचियों को देखेगा, हमारे घर परिवार को देखेगा, उसी से सीखेगा। हम थियोरी उसको कुछ भी देते रहे, वो देख के सीखेगा, और उस समय में उसके साथ दोस्ती बना के थियोरी भी देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, भोग पर काफी, वापस जाएं हम हमारे डॉक्यूमेंट को। ये अध्ययन विधि को जब हम कहेंगे, ये एक्चुअली सारे बुक्स पढ़ने के बाद ये है। ये वो लाइब्रेरी में उपलब्ध है डाउनलोड के लिए, शायद मैं देखता हूँ। सपोर्टिंग नोट्स है, ये इसका पीडीएफ होगा। तो ये एक इवॉल्विंग चीज है, इसकी स्पष्टता कोई एक पॉइंट में हो जाएगा ऐसा नहीं है, और इसमें अपराध बोध होने से कुछ निकलेगा नहीं, है ना। इसीलिए मोटा लाइन है सामाजिक नियम। आप चुरा के नहीं खा रहे हैं, और पारिवारिक सीमा से बाहर नहीं खा रहे, और इतना नहीं खा रहे हैं कि उल्टी हो जा रही है, और किसी एक दिन उल्टी हो भी गई तो ठीक है, सप्ताह में एक दिन उल्टी होने लायक नहीं खा रहे, देन यू आर सेफ, देन यू कैन फोकस ऑन अध्ययन। ये बहुत कोई इश्यू नहीं है, जब तक हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ ओवरऑल, मोटा मोटी।
और आज के खान पान में तो जानकारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि किस किस चीज में क्या क्या जहर डालते हैं। गेहूं से लेकर चावल तक सभी चीजों में प्रॉब्लम है। स्टोरेज में भी केमिकल डलता है, इसमें भी डलता है। फिर उसमें से कुछ चीजें सिंपल वॉश से चली जाती है, कुछ चीजें हीट करने से चली जाती है, तो ये भी है। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ डालते हैं। मैं भी हाल में एक दो वीडियो कुछ देखा, पता नहीं किसी ने भेजा था, तो मैंने भी उसको आगे फॉरवर्ड किया सिंपल भाषा में। तो हम इधर थे, तो ये सारी स्पष्टता हमको कैसे बनेगी, इंद्रियों की सुख की कितनी, ये जितना जितना चैतन्य रूप और शरीर रूप और इन दोनों में तालमेल हमको स्पष्ट होगा, उसी से बनेगा। और उसी क्रम में हम थे, है ना। मानव को चैतन्य इकाई तथा भौतिक शरीर के संयुक्त रूप में पहचानना। तो इसको हमने कहा कि ये जो चीज है, ये चार्ट तो हमने ड्रॉ कर दिया, बट इसकी हमको अपनी में स्पष्टता कितनी बनती है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, शरीर में विभिन्नताएं सबके लिए अलग अलग है ना। और ये भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरा होगा, ये ज्ञान और मूल्य से पूरा होगा। ये मात्रा नहीं है, इसमें सीमित है, मात्रात्मक है। तो भोग, द शॉर्ट आंसर फॉर द वर्ड भोग इज, जब ये असीमित दिखता है तब वो भोग में जाएगा। चाहे वो इंद्रिय के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, गाड़ी घोड़ा के रूप में हो, घर के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, ये जब असीमित होता है तब वो भोग है। और वो हम कह रहे हैं वो सीमित इसीलिए हो रहा है, असीमित इसीलिए लगता है, क्योंकि इसकी जो असीम आवश्यकता है, इसको हम इससे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तर्क बहुत सिंपल है, समझने में समय लगता है। ठीक। तो फिर जहां से मानने की क्रिया है, आप स्मरण करेंगे पिछले बार हमने 5 इंद्रियों में वातावरण में कुछ घटना घटित होना तथा जीवन में मानने के अनुसार रिस्पॉन्स होना या निर्वाह होना, इसको हमने देखा था। तो ये जो मान्यता है, ये धीरे 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 स्पष्ट होता है, क्रमशः। धीरे का मतलब क्रमशः। ठीक। तो कुल मिलाकर यही है, देखिए प्रिय, कितने बार हम इससे सुखी होंगे, है ना। एंड सम्मान वाली बात तो मुझे लगता है आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये हमारा पहचान का यदि आधार बनेगा तो दिक्कत। तो उसके लिए बौद्धिक तथा व्यवहारिक आयामों में जैसे जैसे हमारा स्पष्टता बनती है, तो वैसे वैसे इस पर निर्भरता कम होती है। किसी किसी कोने में ये बचा ही रहता है, जैसे कुछ दबाव भी रहता है, कभी संकेत भी आता है। मैंने आज बहुत सारे टी शर्ट खरीदे। वो क्यों लिया? क्योंकि मैं एक चूहा चूहा हमारे हमारा घर पहाड़ की तरफ है, बहुत सारे चूहे आ गए। चूहा मारने की गोली लेने गया एक आदमी, यहाँ पर वैन में बैठ के बेचता हमारे घर के पास में। तो वो साबुन भी बनाता था, तो उसने कहा, यह साबुन भी ले लो, इससे तुम्हारा कपड़ा साफ हो जाएगा। तो मैं उसको टालता रहा। फिर मैंने कहा, हमारे घर में वॉशिंग मशीन। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये साबुन को थोड़ा ऐसा कट करके उसमें डाल दो, फिर तुम्हारा ये टी शर्ट इतना जो गंदा दिख रहा है, इतना गंदा नहीं दिखेगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे अभी बदलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मैला हो गया है ना, बहुत सारे दाग। तो कई बार बाहर से भी संकेत आता है, किसी विवाह में जाते हैं तो उसकी कोई मर्यादा होती है, उसका पालन करना पड़ता है। हम लोग किसी विवाह में गए थे, तो मेरे सबसे अच्छे जो कपड़े हैं मैं पहन के गया। मैंने देखा कि वो बिल्कुल वहां के स्टैंडर्ड के अनुसार पासिंग लाइन में था, वो उससे नीचे यदि मैं पहनता तो लोग, है ना, और जिन्होंने हमको बुलाया था, शायद वो भी थोड़े से असामंजस्य में आ जाते। तो किन्हीं मर्यादाओं का पालन भी करना पड़ता है ना, सामाजिक दृष्टिकोण से। तो ये चीजें हैं। ठीक। तो हमने कहा कि स्वयं को समझने में 1A, जीवन को या स्वयं को समझना। तो ये हमने एक चार्ट एक प्रबोधक ने बनाया था, अच्छी चार्ट, उपयोगी। मैं हूं, मेरा शरीर है। तो मैं हूं का सेंस हमारा कितना बनता है, ये अध्ययन से विकसित होता है। और मेरा शरीर है, कि मैं शरीर ही हूं, ये दोनों में जो लिंक है, ये कोर इशू है। जीना मैं चाहता हूं, शरीर का साधन की तरफ प्रयोग करता हूं।
है ना। तो इसकी क्लैरिटी कितनी बनती है। मैं सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, और हमने देखा कि सुख जो है ये 4 विधि से आता है हमको। भौतिक सुख, व्यवहारिक सुख, बौद्धिक सुख, और यदि आपको इंटरेस्ट है तो आध्यात्मिक सुख। मैं यदि इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आध्यात्मिकता फिर थोड़ा सा बड़ा लगता है। इसी को फिर हमने 4 स्तर पर व्यवस्था समझी कहा। देखिए, मानव संबंध को समझना, है ना, ये व्यवहारिक सुख है। स्वयं में ही ये सारी समझ होती है, ये बौद्धिक सुख है। मैं ही समझता हूँ मानव के साथ कैसे रहना है और मानव के साथ ऐसा रह पाता हूँ तो वो उसका सुख मिलता है। प्रकृति के साथ संबंध को समझता हूँ तो प्रधान प्रकृति मेरे लिए शरीर, संवेदनाओं के माध्यम से ही प्रकृति का ज्ञान होता है। आंख यदि नहीं है तो पहाड़ का सुंदरता, है ना, ये समुद्र का सुंदरता हमको नहीं मिलेगा मानव के रूप में। तो प्रकृति के साथ संबंध, हम शरीर के साथ संबंध तथा शरीर के माध्यम से प्रकृति के साथ संबंध को हम देखेंगे। और अस्तित्व के साथ संबंध या अस्तित्व को समझना, तो सरल रूप में बताने के लिए इसको ऐसे सरलीकरण किया है। ठीक, तो इसका एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी हम बड़े कार में बैठ के जाते हैं, शरीर के लिए स्पर्श मिलता है सीट का और गति प्रदान होती है। बाकी स्वयं, मैं की जगह स्वयं पढ़िए उसको, मैं शब्द एक्यूरेट नहीं है, स्वयं के लिए सम्मान मिलता है और स्वयं के लिए उस गति का सुख भी मिलता है। When you go in a fast car, so there is a thrill of going fast, है ना। तो ये शरीर के द्वारा उस सुख को लेने के लिए, इसीलिए लोग फास्ट कार चलाते हैं और उस सुख के चक्कर में कई लोग मर भी जाते हैं। वो है शरीर के द्वारा सुख लेने का। हम आगे जाके देखेंगे कि 4 विषय बोल के कोई एक चीज है शरीर में जिसको आहार, निद्रा, भय, मैथुन कहते हैं। तो उसमें से भय से सुखी होने का प्रवृत्ति होता है हमारे में, कई लोगों में होता है। तो फिर जैसे बंजी जंपिंग एक खेल है ना, तो वो पैसा देते हैं एक आदमी को और भयभीत होने के लिए पैसा देते हैं कि इतनी ऊंचाई पर हम चले जाएं, वहां से कूदे और उसमें भयभीत हो और मैं नहीं मरा, इसका सुख है। उस समय उसको अच्छा तो लगता ही। ये इस प्रकार के उदाहरण है। बड़ी कार में तकलीफ है कि कुछ बड़े कार वाकई में कंफर्टेबल भी होते हैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो फिर वो कंफर्ट लगता है। फिर उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट आजकल है, तो ये सारी चीजों को देखा जा सकता है। क्योंकि इसमें आर्गुमेंट तो आता ही है, आएगा ही कि बड़े कार लेने से कंफर्टेबल होता है, तो लंबे डिस्टेंस का यदि हमको ड्राइव करना ही है किसी भी कारण से, संबंध निर्वाह के लिए या शिविर में जाने के लिए, तो मुझे बड़ा कार चाहिए। ये सारा चीज होगा। इसको हम आगे धीरे धीरे और क्रमशः स्पष्टता में लाएंगे। तो अभी हम वो 1A में जो है हम है स्वयं को समझना, है ना, मतलब स्वयं में व्यवस्था कैसे हो सकती है, जीवन की क्रिया, इसका एक प्रारंभिक हम एक उदाहरण देखेंगे। अब तक जो बात हुई, किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बता सकते हैं, या पिछले सप्ताह जो भी आपकी कोई चर्चा हुई हो, पिछले सप्ताह पता नहीं ग्रुप्स हो पाए कि नहीं हो पाए, लोग थोड़े व्यस्त भी थे। भैया मैं एक दो चीज बोलना चाहूंगा। एक तो मैंने पिछले सप्ताह में आपके 3 वीडियोस देखे जो आपने जुलाई 2020 में अपलोड किए थे। इंग्लिश में था वो, हाँ अबाउट 40 मिनट्स के 3 वीडियोस थे हाँ अबाउट व्हाट बियॉन्ड करियर। हाँ तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनाया। एक तो ये मैं बोलना चाहूंगा, और एक प्रश्न आया था चर्चा में कि ये जो 4 आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन द फ्रेमवर्क, कर्म, व्यवहार, विचार एंड अनुभव, ये जो 4 है, आर दे रिलेटेड टू स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, और वी कैन टेक दिस लेटर और व्हाटएवर। नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट मैंने 1-to-1 मैपिंग नहीं है। रिलेशन तो हर चीज का है। हाँ हाँ, 1-to-1 मैपिंग नहीं है, ना, ये 1-to-1 मैपिंग नहीं है। देखिए, हम्म फाइनली जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, ये चैतन्य इकाई में हो रहा है।
चैतन्य इकाई बहुत छोटी है, पांचीय क्रिया है उसमें आत्मा वाली क्रिया को तो छोड़ ही दो, है ना, पकड़ में आने में समय लगता है। तो उससे कम में जो भी हो रहा है बुद्धि से लेकर मन तक हो रहा है। इसके अंदर पूरा दुनिया, आजकल की 10,000 वर्ष की हिस्ट्री, पूरा क्वांटम फिजिक्स, पूरा व्यवसाय, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से लेकर इडली वड़ा सांभर सब इसी के अंदर है। इसी के माध्यम से समझ में आया है, इसी के माध्यम से व्यक्त भी हो रहा है। ठीक, ये विचार, व्यवसाय और व्यवहार और अनुभव, ये मनुष्य के जीने के 4 आयाम है ना। तो व्यवसाय आयाम मोटा मोटी भौतिक वाले डायमेंशन से जुड़ता है, जो हमने अभी भौतिक या जो मटेरियल डायमेंशन हमने जो लिया, ठीक। क्योंकि मटेरियल डायमेंशन के साथ आप व्यवसाय करते हो, परंतु व्यवसाय का अलावा भी मटेरियल डायमेंशन में आप पूरा जीते हो, आप सांस ले रहे हो, आप पानी पीते हो, है ना, खाना खाते हुए, जो भी हमने बात किया। तो भौतिक आयाम इज एक्चुअली बिगर देन जस्ट अ व्यवसाय आयाम। व्यवसाय इज अ वे, एक्चुअली ये जो 4 आयाम है मनुष्य के, दीज रिप्रेजेंट the kind of 4 activities you will be experiencing or partaking in। तो क्योंकि व्यवसाय करते समय मानव के साथ ही व्यवसाय होता है, ठीक है ना। तो इफ यू सी, जब आदमी जीता है, ये सारा समग्रता में व्यक्त होता है। तो भौतिक डायमेंशन हमने लिया, बट हम केवल भौतिक डायमेंशन के साथ है ऐसा नहीं है, उस समय विचार बना ही रहता है। तो बौद्धिक पक्ष और भौतिक पक्ष एक साथ रहते ही हैं। कई बार भौतिक पक्ष के उपार्जन में साथ में व्यवहार वाला पक्ष जुड़ ही जाता है, उसमें कॉलीग और बॉस और जो भी साथी सहयोगी, कुछ भी नाम दे दो, वो सारा बना ही हुआ है ना। और उसी समय हमको कुछ अनुभव भी होता है, अच्छा बुरा जो भी हमको लगता है, सुख दुख, यही तो अनुभव है। अनुभव आयाम का मतलब है सुख दुख, शांति अशांति, है ना, संतोष असंतोष, और यदि आपको समझ में आता है तो आनंद अनानंद, ये सारा अनुभव आयाम। So you are experiencing something in the भौतिक आयाम और in the व्यवहारिक आयाम। You are partaking in behavior, आप व्यवहार कर भी रहे हो, है ना। उस समय आपका विचार तो नियोजित होता ही है। कई बार आप विचार प्रधान आयाम में रहते हो, जैसे अभी हम लोग इस ये जो कार्यक्रम है अपना, इस प्रोग्राम में अधिकांश विचार आयाम ही नियोजित होता है। यदि बहुत कुछ हम उटपटांग व्यवहार तो हो ही नहीं रहा, कंप्यूटर के माध्यम से कोई व्यवहार नहीं होता है ना। और भौतिक आयाम की न्यूनतम आवश्यकता है। यदि हम ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे मेरा अभी हो गया, अभी कितना 1.5 घंटा हो गया, तो शरीर में क्या हो रहा है इसका बहुत वो नहीं है, बीच बीच में पानी पीते रहता हूँ, थोड़ा अधिक पानी पीता हूँ, पर इससे अधिक कुछ होश नहीं है शरीर का। तो ये विचार प्रधान है। किसी समय विचार सहित हम व्यवहार प्रधानता में रहते हैं, किसी समय व्यवसाय प्रधानता में रहते हैं। तो ये दोनों फिर ब्लेंड होगा, है ना। इसमें स्थूल को यदि देखेंगे तो भौतिक वाले आयाम से अधिक जुड़ेगा, इंस्टेड ऑफ व्यवसाय स्थूल क्रिया, है ना। स्थूल पक्ष का उपार्जन इज इक्वल टू व्यवसाय आयाम, ठीक। स्थूल पक्ष का समझना इज इक्वल टू अस्तित्व दर्शन, स्थूल पक्ष का सुख लेना इज इक्वल टू भौतिक सुख, ठीक है। इसको ग्रॉस रियलिटी कहा है। तो ये स्थूल वहां तक फैलेगा, ये तीनों में फैलेगा। सूक्ष्म को यदि लेंगे तो इसमें केवल भौतिक वाला नहीं रहेगा, उसमें मात्र व्यवहार होगा और विचार होगा और अनुभव भी आएगा। क्योंकि सूक्ष्म क्रिया जो है, यह मन वृत्ति चित्त को सूक्ष्म क्रिया कहा है। तो इसी मन वृत्ति चित्त के द्वारा आप सोच भी रहे हो, आपको सुख दुख का अनुभव भी हो रहा है, आप व्यवहार भी कर रहे हो और व्यवसाय का प्लानिंग भी कर रहे हो। सो व्हेन यू आर प्लानिंग योर ऑक्यूपेशन, यू आर इन द व्यवसाय आयाम, है ना। आप जब सवेरे उठ के, मान लो आपकी कोई छोटी सी फैक्ट्री है, भाई ये जो भी स्वावलंबन में आएगा, आप कुछ भी, आप बॉटल बनाते हो, लाइक दिस इज अ नाइस थिंग, नो। ये जो क्या है, वैक्यूम सील फ्लास्क स्टील का, वेरी गुड, इट कीप्स हॉट और कोल्ड। में कोल्ड पी रहा हूँ उसमें, फॉर एग्जाम्पल, ये रूम टेम्परेचर वाटर, इसका आपका एक छोटा सा फैक्ट्री है। अब आप बैठ के इसका प्लानिंग कर रहे हो, है ना। तो आपका विचार जो है इस व्यवसाय के लिए नियोजित हो रहा है, इसके प्लानिंग के लिए, व्यवसाय के लिए आप समय दे रहे हो। फिर कौन कौन रहेगा, कितने लोग रहेंगे, उसकी मैंने पूरी सप्लाई चेन कैसे होगी, उसका प्रोडक्शन लाइन कैसे होगा, ये सारा प्लानिंग। फिर आप उसको करते हो तो व्यवसाय आयाम की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। ये सारा सूक्ष्म क्रिया द्वारा ही हो रहा है। फिर आपको कोई पसंद है नहीं पसंद है,
मैं पसंद हूँ या मैं नहीं पसंद हूँ, तो इसके बारे में आप सोचते हो, तो वो व्यवहार आयाम के बारे में आप विचार कर रहे हो, सूक्ष्म क्रिया द्वारा कर रहे हो। फिर आप उस व्यवहार को करते हो, हम सब कभी मिलते हैं, हम साथ में जीते हैं, तो उस व्यवहार को आप करते हो शरीर के द्वारा, तो व्यवहार आयाम हुआ। व्यवहार के बारे में आपने सूक्ष्म क्रिया द्वारा जो विचार किया, वो उसका व्यवहार में अवतरित करोगे। ये है पूरा कनेक्शन। यस यस। और उन्हीं सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा आप सुख दुख का भी अनुभव करोगे। मेरे बारे में उटपटांग सोचोगे, यू आर डूम्ड टू बी अनहैप्पी, irrespective of whether I'm wrong or right. एंड देन व्यवहार करते समय आप करोगे, फिर उसका अनुभव फिर आएगा सुख और दुख के रूप में, उसका प्रतिक्रिया बनेगा। फिर कारण क्रिया का मतलब है कि हमारे में, जिसको हम 4.5 क्रिया कहते हैं, चित्रण, विचार, मन, वृत्ति, ये सब मन, वृत्ति, चित्त से अधिक हम बुद्धि को पहचान पाए। तो बुद्धि को जब पहचान पाएंगे तो हमारा फिर अनुभव जो आयाम है ये बुद्धि तक भी पहुंचेगा, और विचार आयाम भी बुद्धि तक पहुंचेगा। व्यवहार आयाम सूक्ष्म क्रिया में ही रहेगा। फिर किसी दिन हम आत्मा को ही पहचान लेते हैं, तो वहां तक पहुंचेगा अनुभव आयाम, उसकी निरंतरता बन जाएगी। और बुद्धि एवं आत्मा द्वारा हम व्यापक वस्तु को पहचान लेंगे, तो महाकारण हो गया। उसके पहले क्या करेंगे? उसके पहले ये सबका अपने ही कल्पनाशीलता में सोचेंगे महाकारण क्या है ना, सूक्ष्म क्या है। तो ऐसा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सब साथ में है, 1-to-1 मैपिंग नहीं है, बट रिलेटेड है। यस भैया, गॉट इट। वो जो क्या है वीडियो है, वो हमारे एक मित्र हैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ वो चला रहे थे कोर्स, तो उन्होंने कहा 1.5 घंटे का कुछ रिकॉर्ड करके दो। तो वो एक कुछ भी यही था, मतलब ये परिचय शिविर का प्रारंभिक क्रम ही है, वो उसी को डाला था इंग्लिश में, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था तो इंग्लिश में देना था। बहुत रिलेटेबल लगा मुझे वो। हाँ, मैंने काफी सारे मेरे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड किया। ये सब होगा अभी बहुत सारा, ये सब दर्शन में ना कुछ बेसिक स्तर का काम हो रहा है, फाउंडेशनल काम कुछ हो रहा है, जो दर्शन के कोर एरियाज में रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग की बात है, तथा उसको प्राप्त करने की बात, अभ्यास। फिर कुछ हो रहा है ऐसे जनरल लोकवापीकरण, जो अभी हम कर रहे हैं कि परिचय शिविर, अध्ययन शिविर, ये दूसरा है। फिर इसको और भी सुलभ बनाने के लिए फिर बहुत सारा स्कोप बचा है। तो जैसे जैसे उसकी कोर की क्लैरिटी बनेगी और इसकी क्लैरिटी बनेगी, तो ये सारा बनेगा। कुछ लोगों ने अभी कोई शॉर्ट मैंने देखा, कोई भेजा था एक 5 मिनट का कोई कार्टून टाइप का, क्या बोलते हैं, कैरिकेचर वाला वीडियो। हाँ, एनिमेशंस। हाँ, एनिमेशन वाला, वो भी बढ़िया है। आई थिंक आज के फास्ट पेस लाइफ में दी 5 मिनट एनिमेशन आर वेरी गुड। I rarely see anything on YouTube. कल संयोग से I opened it for something and it gave me some suggestions. So I subscribe to those 2 channels. I don't know whether I'll get the time to see it. वो सारा एनिमेशन के थ्रू 5-5 मिनट में बताता है। तो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में 5 मिनट में बताया, which I found very nice, है ना? ओके। हाँ, सिंपल ओवरव्यूज। तो ऐसे दर्शन का भी मतलब अपने ग्रुप, इस ग्रुप में से भी somebody is interested, सोचना चाहिए भाई। मैं भी सोचता हूँ कि 5 मिनट में मध्य दर्शन का तात्विक भी आए, एक तात्विक आ जाए, एक 10 मिनट तात्विक प्रेजेंटेशन ऑफ मध्य दर्शन, एक तार्किक, एक व्यवहारिक। तो मानव में, व्यवस्था में मनुष्य को यदि समझना है तो स्वयं को समझना, चैतन्य पक्ष को समझना, यहाँ वापस आ जाते हैं। तो एक बात आती है कि कहाँ देखना है, और ये बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ शैलेंद्र भाई। भैया स्क्रिप्ट रेडी है तो हम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट तो बन 5-5 मिनट के वीडियोस डूडलिंग के थ्रू कर ही सकते हैं। स्क्रिप्ट रेडी है तो अभी हमने जो किया था ना, तो ऐसा कर मैं सकते कल हैं। वही देखा, वो जो मैं वीडियो देखा उसमें डूडलिंग के किसी प्रोग्राम में ऐप का एडवर्टाइजमेंट था कि तुम घर पे कर सकते हो। मुझे पहले लगता था कोई आदमी हाथ से ड्रॉ करके बनाता तो काफी कठिन होगा ना। बहुत साल पहले भैया मुझे भी ऐसा ही लगता था, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले, कि ये साथ हाथ से करता होगा, बट वो कोई डूडलिंग टूल है और फ्रीवेयर्स काफी अवेलेबल है, वी कैन डू दैट। स्क्रिप्ट तो इजी है, ये जो मैंने 3 कहा ये तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपन 1-1 घंटा देंगे तो स्क्रिप्ट बन जाएगी। करने में क्या, फोकट में तो बनता है, और यूट्यूब फोकट में स्टोर करता है, लोग फोकट में देखते हैं।
जो उसमें सुधार होना है होता रहेगा। नहीं नहीं, वो फिर हम मतलब उसको उसको हाँ प्रयत्न कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं भैया इसके ऊपर। हाँ, ये हाँ 10-12 मिनट वाला। हाँ, कर सकते हाँ, हैं। तो पूरे ही दर्शन को ऐसे बता सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ना। थोड़ा सा वो देखिए, जब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेंशन वाज द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वही आगे जाके विंडोज बना, डॉस। तो मुझे अग्रीड। याद है हम लोग जब कॉलेज में थे, एक बुक आती थी डॉस फॉर डमीज, है ना। तो हाँ, डमी, ये येलो कलर की These are बुक। all dummies only, हाँ, yellow color. वही वही In 30 days also, 21 days was also famous later वही on, right? वही वही VB वही or वही all that. सो वी नीड अ सीरीज ऑफ बुक्स एंड वीडियोस, जीवन विद्या फॉर डमीज एंड मध्य दर्शन फॉर डमीज। का भाषा थोड़ा सम्मानजनक देना पड़ेगा। ब्रिलियंट आइडिया। हाँ बिल्कुल, तो उससे एक ओवरव्यू मिलती है, उससे यदि इंटरेस्ट आता है तो ये सब फिर डिटेल में, प्रिय हितला, फिर मन वृत्ति चित्त, फिर 122 आचरण तक माथा पच्ची करो फिर बाद में, है ना। Dummies की जगह पे भ्रमित कर सकते हैं भैया। यानी वो ज्यादा, फिर तो आदमी को डमी ही ठीक लगेगा भ्रमित की जगह। उसके लिए वो होगा, मैंने सरल सम्मानजनक भाषा होगा फॉर एवरीवन, है ना। हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगता है परंपरा में डमीज ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो जीवन विद्या कंसेप्ट फॉर एवरीवन। सो परिचय शिविर के 22 कंसेप्ट बना लिए, यू मेक 10 मिनट ओवरव्यू ऑफ इट। बट देन फाइनली ये जो ग्राइंड है ना, इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस। वो मोटी मोटी कुछ जानकारी आ जाएगी। सही बात है भैया। दैट्स लाइक वाचिंग अ वॉर मूवी, नो। वॉर मूवी कैन नेवर कैप्चर द इंट्रिकेसीज ऑफ वॉर। उसके लिए आपको वॉर के बारे में बुक ही पढ़ना पड़ेगा, फिर किसी दिन बैटलफील्ड में उतरना पड़ेगा। ये भी वैसे ही है। सहमत भैया। जैसे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का 5 मिनट में वो वीडियो दिखाया, यार इतना सिंपल थोड़ी है मामला। तो जो हुआ है, उसके पीछे मैंने भारत का इतिहास, भारत में इस्लाम का इतिहास, उसमें फिर ये जीव चेतना का इतिहास करके ही फिर पार्टीशन समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो कहाँ देखना है, तो ये देखने वाला, अंदर देखना बाहर देखना एक है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है। सामान्य रूप से, क्योंकि हम शरीर को कब 5.5 महीने से हम शरीर को चला रहे, तो शरीर के साथ तदाकर हुए बिना उसको चलाना संभव नहीं है। तो हमारी पूरी आइडेंटिटी और जानकारी का पूरा स्रोत या ज्ञान का संपूर्ण स्रोत शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो बाहर देखना, जैसे मेरा चेहरा आपको बाहर दिख रहा है, फिर हमने कहा कि मुझे गुस्सा आता है, तो ये कहाँ दिखेगा, ये स्वयं में दिखेगा। कभी गुस्सा शरीर से प्रकट होता है, कभी शरीर से प्रकट नहीं भी होता है। तो एक उदाहरण जनरली एक लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कल्पनाशीलता को बताने के लिए। जैसे कि एक बड़ा सा मैदान है ना, उसमें हरी घास है, एक काले रंग की गाय घास, हरी घास को खा रही है। बगल में एक हरा भरा पेड़ है ना, उसमें आम के फल भरे हैं, और गाय का बछड़ा उसके नीचे खेल रहा है। तो भाषा के रूप में ध्वनि हमारे कान में पड़ा, कान से जो सूचना है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व, ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके द्वारा ये सूचना गई। और इस भाषा के अर्थ में यदि हम हिंदी समझते हैं, तो हमारे अंदर कोई एक कल्पना बनी। तो ये जो कल्पना है, ये हमारे अंदर हो रहा है ना, ये बाहर दिखता नहीं। इसको फिर हम स्वरूप देते हैं बाहर, तो हम इसका ड्राइंग बना सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं, इसका चित्रपाठ बना सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं। शरीर को जो मिला है वो केवल ध्वनि ही मिला है। तो द शरीर इज नॉट कॉग्निटिंग द मीनिंग। ये कुत्ते को बोलने से उसमें कुछ नहीं होगा। ये जो है कल्पनाशीलता है। तो मनुष्य को समझने के लिए कल्पनाशीलता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अध्ययन में काफी वर्ष तक हम इसको समझते रहेंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ। हमने परिचय शिविर में बोल दिया, यहाँ पर इस दर्शन का खूबी बोलिए, खासियत बोलिए, ये है कि शुरुआत में जो मुद्दा है अंत तक वही रहता है। जीवन और शरीर में स्पष्टता, ये जिसको अनुभव बोलते हैं, वहां तक रहता है। ये इसकी ब्यूटी है, एक ही थ्रेड में पूरी चीजें स्टिच्ड है। या परिचय शिविर डिजाइन भी वैसे ही, यदि वो डिजाइन कहीं टूटता है, इसका मतलब वो उसकी माने यदि वो क्रम टूटता है, इसका मतलब वो परिचय शिविर के डिजाइन में फ्लॉ है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो परिचय शिविर का जो कंसेप्ट है, ये जो अभी हम जैसे एक 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 क्रम रख रहे हैं इधर, ये नागराज जी का दिया हुआ नहीं। नागराज जी का दिया हुआ परिचय शिविर इज अ 44 पॉइंट अध्ययन बिंदु, वो उनका मिनिमम, उससे नीचे बात ही नहीं दर्शन में। ये सब जो है मतलब अपना कल्पनाशीलता है, जो अपना मतलब मेरे जैसे लोगों का, जो समझते हुए इसको लोगों को बता रहे हैं। कई लोगों ने बताया, तो इस नोट में मैंने उसको दो तीन स्टाइल को मिक्स एंड मैच किया है और ये प्रयत्न किया है कि ये कोर दर्शन से कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना हो। तो इसका नाम दिया दर्शन में प्रचारक। प्रचारक का मतलब है, परिभाषा दिया है, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को जन सामान्य बुद्धि में, जन सामान्य बुद्धि योग्य बनाना, ये प्रचार का काम है। तो ये कला है, कलात्मक ढंग से प्रस्तुति, सॉरी, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को जन सामान्य बुद्धि ग्रहण योग्य बनाने के लिए कलात्मक प्रस्तुति या कलात्मक ढंग से प्रस्तुति, ये सब कला है। तो हर जीवन में जब प्रबोधक कलाकार इस अर्थ में या प्रचारक। तो हमने फिर दूसरा एक एग्जाम्पल लिया। एक बड़ा सा मैदान है, उसमें टूटे फूटे घर हैं, गोलियों की बौछार हो रही है, एक काली गाय मरी पड़ी है, आम का पेड़ टूटा है, गाय के बछड़े पर के पैर में गोलियां लगी है ना, बगल में एक बच्चे का लाश पड़ा है। तो इसको बोलने से हम इंग्लिश में बोलेंगे पीपल विंस, है ना, ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया। तो यदि ध्वनि के रूप में देखेंगे तो एम्पलीट्यूड एक ही है, शब्द जो है 80% सेम है दोनों में, केवल उसका भाव बदल गया है। तो इससे दो चीजें समझ में आ रही है, भाषा किसी भाव को व्यक्त करता है और भाव जो है हमारे अंदर ही होता है। तो चित्र भी हमारे अंदर बन रहा है और भाव भी हमारे अंदर बन रहा है। कान के पर्दे में जो गिर रहा है वो एक ही जैसे गिर रहा है। इसका मतलब यह है कि भाषा से अर्थ बनने की जो प्रक्रिया है, ये यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, इट्स नॉट अ, है ना, मैकेनिकल प्रोसेस, इसमें और कुछ हो रहा है। उस अधिक को समझना पड़ेगा, है ना। हमारे में क्या बना, हमारे अंदर कल्पना बन गई। तो इस दुनिया को हम समझना चाहते हैं, ये इसको हम कहेंगे कल्पनाशीलता। तो इसको यदि हम देखेंगे तो देखने का मतलब है, और ये काफी लंबे समय तक हमको काम आएगा, केवल आंखों द्वारा देखना देखना नहीं है, स्वयं में देखना, है ना। फिर देखने में दो भाग आ रहा है, देखने का मतलब है समझना। तो यहाँ पर जो हमने देखा, दो चीजें दिखी, एक तो चित्र भी दिख रहा है, साथ में एक भाव भी बन रहा है। पहले वाले में अच्छा भाव बना, दूसरे वाले में बुरा भाव बना और चित्र भी बना। सो व्हेन यू आर सीइंग थिंग्स, है ना, यू आर सीइंग फॉर्म एंड क्वालिटी, दोनों, स्वरूप भी दिख रहा है और उसके साथ एक भाव भी दिख रहा है, एक फीलिंग भी बन रही है। और बाहर जब दिख रहे हैं चीजें हमको, तो आकृति दिख रहा है। आंख बनने के बाद यही आकृति मेरे अंदर भी दिखती है, ये जूम का कॉल और ये सब मेरे अंदर भी दिखता है, खोलने से बाहर भी दिखता है। और अंदर वाला प्रत्यक्ष को कई बार रिफ्लेक्ट करता है, कई बार रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। तो बाहर जब हम देखते हैं तो भी हम समझते हैं, हमको समझ में आता है कि सामने कंप्यूटर स्क्रीन है। अंदर जब दिखता है तो भी समझ में आता है, मतलब हम पहचान पाते हैं। यहाँ पर समझने का मतलब है पहचान। तो कल्पना ये आंखों से अधिक है, ये हमको दिखता है ना। ये वाली बात बहुत ही सामान्य रूप से आसानी से हम पहचान पाते हैं कि आंखों से जो दिखता है या कान के पर्दे में जो सुनाई देता है, उससे अधिक समझ में आता है, या कान के पर्दे में जो गिरता है उससे अधिक समझ में आता है। जैसे हम बच्चे को डांटते तो बच्चा देखता रहता है हमारा मूल भाव क्या है, ये आज से कितने बार डांटा है, ये सब डेटा रहता है उसके पास, या ये कभी डांटता नहीं, ये भी वो बना लेता है। तो किसी दिन जब डांटता है तो उसको सीरियसली लेता है। प्रतिदिन चिल्लाता है कोई आदमी, तो फिर इसीलिए बच्चों के साथ डांटना तो पड़ेगा ही, बच्चों को, है ना, नियंत्रित तो करना ही पड़ता है। तो उसको सीमित रूप से प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो उसका अभ्यस्त हो जाएगा वो अंदर उस अर्थ का। तो जीवन में क्रियाएं, तो सर्वप्रथम हम आस्वादन नामक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। तो हमने ये एक उदाहरण लिया, जैसे रसगुल्ला का स्वाद हमने लिया, ठंडी गर्मी कुछ भी हम भोजन लेते हैं उसका कोई एक स्वाद मिलता है।
तो हमारे अंदर कोई एक क्रिया है जो स्वाद को पहचानती है ना, और हम ये भी देख सकते हैं कि वो स्वाद थोड़ी देर के लिए हमारे पास बना रहता है, उसके बाद वो स्वाद खत्म हो जाती है। अभी हम सुख दुख की बात भी नहीं कर रहे हैं कि आपको रसगुल्ला अच्छा लगा बुरा लगा, या जो भी जलेबी अच्छा लगा बुरा लगा, उसमें बाद में आएंगे। अभी इतना ही है कि ये मीठा है, ये पता चला, और वो जो मिठास है वो मेरे में थोड़े समय के लिए बनी रहती है, फिर खत्म हो जाती है ना। फिर मैं अपने बेटी के बारे में स्मरण करता हूँ, या हमारी नानी के बारे में स्मरण करता हूँ। हमारी नानी नहीं भी रही है, अभी मर गई, खत्म हो गई शरीर। तो जब जब मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ना। पर जब जब मैं रसगुल्ला को स्मरण करता हूँ तो वो अच्छा लगना नहीं आता, वो अच्छे की अपेक्षा बनती। तो पहले वाला जो अच्छा लगना या जो मिठास है, उसको हम कहेंगे रुचि मूलक आस्वादन। ये पांचों इंद्रियों से हमको मिलता है, और ये तभी मिलता है जब इन इंद्रियों के साथ किसी बाह्य वस्तु का कांटेक्ट होता है। जब वो कांटेक्ट या स्पर्श खत्म हो जाती है, संपर्क खत्म हो जाती है, तब वो सेंसेशन भी खत्म हो जाता है उसी क्षण, क्योंकि वो भौतिक है। जैसे इस कंप्यूटर में सिग्नल आ रहा है, तो जब तक सिग्नल है तब तक चलेगा, जैसे ही इंटरनेट की सिग्नल बंद होगी बंद हो जाएगा, स्मरण से सिग्नल नहीं आएगा। ये भी वैसे ही है, यांत्रिक कहेंगे उसको हम, पहला इंद्रियों से, है ना। तो ये हमारा भौतिक वाला, यहाँ जहाँ सुविधा लिखा है ये एरोनियस है, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है, इसको मुझे अपडेट करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया, सुविधा का परिभाषा दूसरी विधि से दिया है दर्शन में। यहाँ भौतिक देखिए आप, हमारा तीसरा बॉक्स, भाव से जो हमको सुख मिलता है, इसको हम कहेंगे मूल्य मूलक। ये मनुष्य के संबंध से संबंधित है, ये हमारा सेकंड बॉक्स है, व्यवहार। फिर एक तीसरा हमको अच्छा लगता है जब हमको कोई चीज या ऐसे हमारे अंदर एक अपेक्षा बनती है सुख की, कि किसी चीज को मैं समझूं, है ना, इसको हम कहेंगे लक्ष्य। तो ये प्रयोजन से, जैसे अभी हम इस कॉल में प्रस्तुत हैं, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में, तो किस आस्वादन की अपेक्षा से प्रस्तुत है? इस प्रयोजन के अपेक्षा से। या हमको लगता है कि हमको कुछ मिल रहा है, मुझे भी कुछ मिल रहा है, आपको भी कुछ मिल रहा है, तो हमारा बना हुआ है आस्वादन, इसको कहेंगे लक्ष्य मूलक आस्वादन। इसमें भाव पक्ष नगण्य है ना, व्यवहार नहीं हो रहा हमारे बीच। इंद्रिय सुख तो नहीं के बराबर है ना, उल्टा ही है, गर्दन दुख रहा है, आंख दुख रही है ना, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ रहा है, ये सारा। परंतु लक्ष्य मूलक आस्वादन की तृप्ति का एक भनक हमको पड़ता है कि ये हमारे सुख दुख से संबंधित है, ये किसी समझ से संबंधित है, किसी समाधान से संबंधित है। और ये केवल मध्य दर्शन पढ़ने से नहीं आएगा, हर आदमी इसको अनेकों विधि से आस्वादन करता ही। फिर ये देखना पड़ेगा कि उसमें रेंज कितना है ना, कितने तक उसने आस्वादन किया। तो ये तीन प्रकार से हम सुखी होते हैं, इसीलिए ये तीन प्रकार का आस्वादन, ये हमारे बौद्धिक आयाम से जुड़ता है, ये हमारे व्यवहार वाले आयाम से जुड़ता है, और ये भौतिक आयाम। ये तीन प्रकार के सुख मैंने आपको कहा था, भौतिक सुख, है ना, व्यवहार का सुख, जो वैसे देखे तो बौद्धिक ही है ये, और समझने का सुख या समाधान का सुख। ये तीनों मुझे ही मिल रहा है, मेरे अंदर ही हो रहा है ना, इसमें भी हम क्लियर रहे, ये बाहर नहीं हो रहा है, ये आस्वादन मेरे अंदर हो रहा है, शरीर सहित हो रहा है। ये शरीर सहित जो व्यवहार किया उस समय भी होता है, उसको स्मरण करने से भी मिलता है, और इसमें शरीर का रोल नगण्य है, ये भी मेरे अंदर ही हो रहा है। तो जो भोग और अतिभोग की जो चर्चा हमारी प्रारंभ हुई थी, वो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा इस पर निर्भरता कितना है, और इसके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। मेहनत उर्दू शब्द है, और भाव वाले पक्ष पे हम कितना परिश्रम कर रहे हैं, और इसके लिए हम कितना परिश्रम कर रहे हैं। हमारा परिवार का जो देखभाल हम करना चाहते हैं, वो इसको बनाए रखने के लिए कितना हम परिश्रम कर रहे हैं, या इसको कितना सुनिश्चित कर रहे हैं। परिवार में बड़े बुजुर्ग और बाल बच्चों के लिए इसको कितना सुनिश्चित कर रहे हैं, और इसको कितना सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए एक स्वनिरीक्षण का बिंदु।
और हम स्मरण करेंगे पुनः कि जितनी भी वाक्य कहे जा रहे हैं उसको जांचने का विधि हमने कहा था कि आपके लिए सहज है कि नहीं, इसको आपको ये मानव सहज है कि नहीं, इसको जांच के देखना है, और अस्तित्व सहज है कि नहीं, इसको फिर आगे और भी देखेंगे। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि निरंतरता की संभावना किसमें बनी, ये तो क्षणिक है और ये शरीर के ताकत पर निर्भर करता है। बुढ़ापे में ये मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल है ना। बूढ़े लोग तरस जाते हैं भोजन के लिए, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, डॉक्टर बोलता है नमक कम करो, मीठा मत खाओ, खाने से पचता नहीं, अगले दिन बाथरूम में होती है, आदि हो जाती है, तो उसको खाना नियंत्रित करना पड़ता है। तो इसकी निर्भरता, फिर इस पर हमारी निर्भरता कितनी है और हम ये कितना दे पाते हैं, और इस पर हमारी निर्भरता कितनी है और हम कितना दे पाते हैं, या ये लक्ष्य के रूप में कितना है, ये लक्ष्य के रूप में कितना है, ये लक्ष्य के रूप में कितना है हमारे लिए, परिवार के लिए। ठीक, तो ये 3 विधियों से मनुष्य सुखी होना चाहता है। इसको दिल्ली के हैप्पीनेस प्रोग्राम में हमारे मित्रों ने हैप्पीनेस ट्रायड बोल के उसको ये किया। मैं पिछले 1-2 दिन कुछ नेट पे देख रहा था, ये काफी जगह फैल गया है। हैप्पीनेस ट्रायड अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर ए नागराज, ऐसा आ गया है ना। इसका मतलब बहुत सारा चर्चा हो गया। तो फिर ये कहेंगे कि हम, ये जहां हो रहा है उस स्थान का नाम है मन। ये 3 प्रकार का जो आस्वादन है ये कहाँ होता है, हमारे में मन बोल के क्रिया है वहां पर होता है, और मन इसके लिए शोधरत है, चंचलता मन में बनी रहती है। तो जब किसी, हम देखेंगे कल्पनाशीलता में जब मन बिजी नहीं है तो यहाँ से सुखी होने का प्रयत्न प्रारंभ होता है, और ये बीच बीच में आता है, इंटरवल्स में आता है। संडे संडे याद आता है कि चाट खाना, बाहर जाना है ना। विंटर में गाजर हलवा याद आती है, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बैठे तो दारू याद आता है। तो ये चीजें जो है स्मरण से जुड़ी, तो इसको हम कहेंगे मन की चंचलता। तो यहाँ पर देखिए ये है, आस्वादन क्रिया का नाम मन है, और ये मैंने एक उदाहरण दिया, इस शिविर में जो हम ध्यान दे रहे हैं है ना, वो क्या, कौन सा आस्वादन या कौन से आस्वादन की अपेक्षा में हम करें। तो इस पर कोई, किसी को कुछ शेयर करना हो या कोई प्रश्न उत्तरी हो तो आज ले सकते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट ही बचा है, 5 मिनट एक्चुअली। हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो आस्वादन है ये व्यवहार के काल में प्रधान हो जाता है। विश्वास, स्नेह, सम्मान या अविश्वास, है ना, अपमान, द्वेष, दोनों भाव अनुभव में आते हैं ना। इसको कहते हैं इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय तृप्ति, इसको कहते हैं बौद्धिक तृप्ति, ये दोनों मिला के। फिर एक तीसरा तृप्ति आध्यात्मिक तृप्ति, इसका आधा और आगे जाएगा, आगे मतलब ऊपर जाएगा। इसको सरल करने के लिए भौतिक सुख, व्यवहारिक सुख और बौद्धिक सुख कहा है, और आध्यात्मिक सुख। तो बौद्धिक सुख को 2 में मैंने इसमें ब्रांच आउट किया है, व्यवहारिक तथा बौद्धिक, ताकि उसको हम अलग करके देख पाए। तो माँ घर में खाना बना रही है तो वो किसी मूल्य को प्रदान करने की दृष्टि से, ममता को प्रदान करने की दृष्टि से स्वयं भूखे रह के करती है। इसको आगे हम संबंध में जब चर्चा करेंगे वहां भी आएगा, क्योंकि संबंध की भी पूर्ति कई जगह या कई बार हम इंद्रियों के द्वारा ही प्रयत्न करते हैं। जैसे इंद्रियों के लिए कुछ दे के हम भाव को पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, वो बच्चों में पूर्णतः असफल है ऐसा नहीं है। बच्चा यहीं से प्रारंभ करता है, मैं जो मांगता हूँ पिताजी देते हैं, पहले यहाँ से प्रारंभ करता है।
फिर मैं जो भी मांगता हूँ उसको पिताजी नहीं देते, तो उसको समझ में आता है कोई नियम भी है। फिर कुछ चीजों में ऐसे यहाँ पर करता हूँ जिसके लिए पिताजी डांटते हैं। हमारी बेटी उसके स्कूल के किसी क्लासमेट, कोई एक अल्टरनेटिव स्कूल में जाती है पुणे में, क्लासमेट के मैंने बर्थडे में गई है ना, और वापस जब आई कल शाम को सायंकाल, नाचते हुए वापस आई और कोई अंग्रेजी गाना गाई जो मुझे याद है मेरे कॉलेज के टाइम से, है ना, जिसका अर्थ अच्छा नहीं है। तो गुस्से गुस्से के साथ मैंने उसको डांटा कि इसको बिल्कुल बंद करो, तो चुप हो गई। और मैंने कहा आज तुम उस बर्थडे पार्टी में जो भी सीखी आज रात तक उसको भूल जाओ, है ना। फिर सवेरे उससे उतर गया वो भूत। और हम आगे व्यवहार में बात करेंगे तो ये सारी चीजें और भी खुलेगी। बच्चों को भूत बहुत जल्दी चिढ़ता है, पेरेंट्स को उसको देखना पड़ता है। हाँ जी, इस पर कुछ किसी को रखना है, पूछना है तो बता सकते। रोक ले, एक सप्ताह है, इस बीच में इस पर आप सोच सकते हो। और इस सप्ताह आप ये मतलब ये पढ़ने वाला तो ग्रुप में हो रहा है, बट आउट ऑफ दैट टाइम जो भी हमारी बात हुई उस पर हम ध्यान दे पाते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए अभ्यास बनेगा एक वीक का। इसके बाद अभ्यास जो है करना पड़ेगा। रीडिंग इज एक्चुअली इजी, ये सारा थोड़ा सा अधिक मेहनत वाला, परिश्रम वाला है कि ये 3 प्रकार के आस्वादन को हम पहचान पाते हैं कि नहीं, कितनी देर हमारा इस पर ध्यान बना रहता है। और इस पे आप वो मत कीजिए अभी, मैंने वो मत कीजिए भी नहीं, वो मैंने सही गलत वाले में ना जाए हम। एज लॉन्ग एज आप चोरी नहीं कर रहे हैं, डकैती नहीं डाल रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो ठीक है, उसको खाते रहो, पकौड़ी खाओ, पेट भर के खाओ। इतना पकौड़ी खाना है कि उल्टी करके देखना, वो भी करके देख लो, वो भी दिक्कत नहीं है। यू कैन नॉट स्टॉप और हार्म एनीथिंग, बट क्या हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन का शब्द है दर्शन में स्वनिरीक्षण। तो मानने वाली क्रिया को हम स्वनिरीक्षण कर पाते हैं कि नहीं, कल्पनाशीलता के प्रति हम सतर्क होते हैं कि नहीं, और हमारे आस्वादन क्रिया के प्रति हम सतर्क होते हैं कि नहीं। आस्वादन होता है, इसको हम पहचाने, और इसमें जो भी प्रश्न मतलब स्पष्टीकरण है या जो भी चर्चा है हम अगले शनिवार को करेंगे, ठीक है। हाँ, अगले शनिवार क्या है, ये आज क्या है, शनिवार, तो कल है, कल ही मिलेंगे हम लोग। बढ़िया, ठीक है, कल कल रविवार, तो कल मिले इसको लेकर। फिर एक सप्ताह नहीं है, एक दिन है इस पर सोचने के लिए, ठीक है जी। ओके भैया। जी ओके भैया, जी, हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, बाय। थैंक यू।